Hello students, welcome to our new lecture number 3 based on the topic the p block elements. नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट को निक्टोजन कहा जाता था, वैसे ही ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स को अगर हम पहले स्टार्टिंग के 4 एलिमेंट्स को देखें, पोलोनियम को छोड़ दें क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो अगर स्टार्टिंग के एलिमेंट्स को देखें तो उनको चैल्कोजेंस कहा जाता है। नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स को निक्टोजन, ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स को चैल्कोजेंस। तो हेडिंग डाल देंगे इंट्रोडक्शन। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पास। तो हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, जिसमें कि पोलोनियम कैसा है, रेडियो एक्टिव, इसीलिए मैंने स्टार लगा रखा है। ओके, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किस स्टेट में रहता है, तो ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में होता है और बाकी सभी सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन और सल्फर ये दोनों कैसे हैं, नॉन मेटल, ये दोनों कैसे हैं, नॉन मेटल। सेलेनियम और टेलुरियम ये मेटेलॉइड में जाएंगे, मेटेलॉइड। और पोलोनियम कैसा होता है, तो पोलोनियम होता है रेडियो एक्टिव मेटल, रेडियो एक्टिव मेटल। ओके, तो मैं बात कर रहा हूं पहले ये 4 एलिमेंट्स की, यानी कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम, इनको बोलते हैं चैल्कोजेंस। तो अपना पहला पॉइंट है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम आर नोन एज चैल्कोजेंस। अब चैल्कोजेंस वर्ड का मतलब क्या होता है, ये चैल्कोजेन वर्ड का मतलब क्या है, तो चैल्कोजेन वर्ड का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स को बोलते हैं चैल्कोजेंस। जैसे कि आप लोगों ने मेटलर्जी में देखा, तो मेटलर्जी में आपको ओर्स जो मिलते हैं वो ऑक्साइड और खूब सारे मिलेंगे, सल्फाइड और मिलेंगे। हालांकि सल्फाइड, सेलेनियम के और सेलेनाइड और टेलुराइड के ओर्स बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, बट ऑक्सीजन और सल्फर के तो बहुत ही ज्यादा देखने को मिलते हैं। सेलेनियम और टेलुरियम भी है, इसीलिए इन पूरे को क्या बोला जाता है, दे आर नोन एज चैल्कोजेंस, यानी कि ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। ओके, और ये नॉन मेटल है पहले दो, दूसरे दो कैसे हो जाएंगे, मेटेलॉइड, और लास्ट वाला रेडियो एक्टिव एलिमेंट है पोलोनियम। पोलोनियम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको। पीओ हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, और इसकी डिस्कवरी की थी, डिस्कवर्ड बाय मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी। और इसका नाम पोलोनियम, पीओ कहां से आ रहा है, तो ये पोलैंड शहर का नाम है, वहां से डिराइव हुआ है। तो पोलैंड से डिराइव हुआ है, इस वजह से इसका नाम हो रहा है पोलोनियम। तो पोलोनियम पोलैंड से डिराइव है, ठीक है। तो PO is derived from Poland, PO is derived from Poland। तो ये तो हो गया हमारा जनरल इंट्रोडक्शन। ओके, अब आगे आते हैं ऑक्सीजन। अगर हम इन सब में बात करें तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ पे, ठीक है, तो ये भी लिख लेंगे, ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट on earth, किनमें से, इनमें से, among the following। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे जनरल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो अगली हेडिंग आती है जनरल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो चलिए देखते हैं जनरल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या है। तो बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ना है जैसे हम लोगों ने नाइट्रोजन फैमिली में पढ़ा, और हम लोगों ने बहुत डिटेल में नाइट्रोजन फैमिली में पढ़ा था, तो सारे रीजनिंग्स आपको बताता चला गया था। अब हमारा काम थोड़ा हल्का हो चुका है क्योंकि हम बहुत सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, तो हमें सिर्फ चेंजेस देखने हैं क्या है, रीजनिंग सभी वही है, उसी तरीके की है, तो अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी। तो आते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप जल्दी से एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1-2 का करिए और मुझे बताइए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर मैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम इनका करना स्टार्ट करूं तो ऑक्सीजन का आएगा 1s2 2s2 2p4। इस नीचे वाले का एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा मुझे कुछ जानने की भी जरूरत नहीं है, और मैं ऐसे ही लिख दूंगा 3s2 3p4, और उसके नीचे वाले का भी मुझे एटॉमिक नंबर जानने की जरूरत नहीं है, 4s2 4p4। यानी कि इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया NH2 NP4, जहां पर n क्या है, वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी ऑर्बिट का नंबर। नोट कर लेंगे पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट में आते हैं
तो सेकेंड हेडिंग है वैलेंसी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद नेक्स्ट है वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होती है? इन सभी एलिमेंट्स के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। ओके, आउटर मोस्ट शेल में टोटल 8 इन सभी एलिमेंट्स के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितनी हो गई? 2। तो लिख लेंगे दे ऑल हैव 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, सो देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी इज 2। यानी इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? कोवैलेंसी क्या होती है? कोई भी एलिमेंट किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड से घिरा हुआ है, वही उसकी क्या होती है? कोवैलेंसी। तो अगर मैं बात करूं कोवैलेंसी की, तो मैं देख सकता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरा NH2NP4 आया, तो NH2NP4 के अकॉर्डिंग एक NS बना लेता हूं और एक NP बना लेता हूं, तो NH2 और NP4। ओके, अब आप देख सकते हैं यहां पर कि अगर NH2NP4 बनाऊंगा तो इसकी कोवैलेंसी कितनी होगी? तो ये 2 बॉन्ड बना सकता है कोवैलेंट, तो इसकी कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2, है ना। ये NS हो गया, ये NP हो गया। अच्छा, अगर हम आगे के एलिमेंट्स में आते जाएंगे, जैसे ऑक्सीजन में तो 2s2 2p4 2d तो होगा नहीं, लेकिन इसमें अगर हम आएंगे 3s 3p होगा तो 3d भी होगा, तो फिर 3d भी होगा, है ना। और ऐसे में अगर मैं देखूं तो nd भी आने लग जाएगा, तो उसमें d ऑर्बिटल में होने की वजह से ये अपनी कोवैलेंसी इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं? अगर मैं यहां का इलेक्ट्रॉन जंप कराकर इधर ले आऊं तो देखिए कोवैलेंसी इंक्रीज हो जाएगी और 30 बार इसकी कोवैलेंसी 4 आ गई। अगर मैं इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी जंप करा दूं और इस खाली ऑर्बिटल में डाल दूं तो क्या हो जाएगा? कोवैलेंसी और इंक्रीज हो जाएगी और अब की बार कोवैलेंसी आ जाएगी 6। आप देख सकते हैं अब की बार कोवैलेंसी इसकी 6 आ जाएगी। ओके, तो लेकिन ये कॉन्सेप्ट ऑक्सीजन पे वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे वैलेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है ना। तो अभी कोवैलेंसी कितनी थी? यहाँ पर कोवैलेंसी 2, यहाँ पर कोवैलेंसी कितनी हो गई? 4, और यहाँ पर कोवैलेंसी कितनी हो गई? 6। यानी कि ये 2 बॉन्ड बना सकता है क्योंकि इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 4, तो 4 बॉन्ड बन सकते हैं, यानी कोवैलेंसी 4 हो गई। और यहाँ पर 6 बॉन्ड बनाए जा सकते हैं, इसका मतलब कोवैलेंसी 6 हो गई। ओके, तो आप यहाँ पर पॉइंट बना के लिख लेंगे। ऑक्सीजन सिर्फ कोवैलेंसी क्या शो करेगा? 2। ऑक्सीजन कैन शो कोवैलेंसी ओनली अप टू 2 कोवैलेंसी तक शो करेगा। बाकी सभी की अगर मैं बात करूं, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम की बात नहीं करेंगे क्योंकि रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स की हम स्टडी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रॉपर्टीज का सर्टेन होना पॉसिबल नहीं है ना। हाँ, डेटा जरूर कंपेयर कर लेंगे एक आध प्रॉपर्टी में, तो वहां जरूर देख लेंगे। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा भी नहीं जाएगा, क्योंकि आपसे रेडियो एक्टिव के सब्सटेंस के बारे में कोई प्रॉपर्टी नहीं पूछी जाएगी। अगर आप उसके बारे में नहीं भी पढ़ते हैं तो भी चलेगा। तो सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, इनकी अगर मैं बात करूं कैन शो, तो ये क्या शो कर सकते हैं? कैन शो कोवैलेंसी अप टू 6 कोवैलेंसी, 6 कोवैलेंसी तक ये शो कर सकते हैं। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट, चलिए देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ये 16 एलिमेंट हैं और इनकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। अगर इनकी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इनकी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी हो सकती है? +6। और इसकी मिनिमम कोवैलेंसी कितनी होगी? 6 - 8 यानी कि -2। तो ये जितने भी इस तरीके के एलिमेंट हैं वो -2 से +6 के बीच में रहेंगे। यानी ऑक्सीजन फैमिली का हर एक एलिमेंट चाहे कोई भी कंपाउंड बना ले, उसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? -2, और मैक्सिमम क्या होगी? +6। ओके, तो ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए था, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये वाला मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए था, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आप नाइट्रोजन फैमिली चेक करोगे तो नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 तक जाता था, जबकि ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 तक नहीं जाएगा। वहां पर नाइट्रोजन के पास ऑक्सीडेशन स्टेट 5 तक आ जाता था नाइट्रोजन के पास, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन सिर्फ कोवैलेंसी कितनी शो करेगा? 2 ही शो करेगा। तो ऑक्सीजन के पास मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है? ऑक्सीजन का +2। यहाँ तक नोट कर लेंगे। एटॉमिसिटी, तो एटॉमिसिटी हम लोगों ने नाइट्रोजन के केस में भी देखा था, सेकंड पीरियड के एलिमेंट होने की वजह से उसने N2 बनाया था, और सेम उसी तरीके का पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो होगा। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम,
ये सभी एलिमेंट्स हैं। और पोलोनियम तो रेडियो एक्टिव है तो उसकी बात भी नहीं करेंगे। तो ऑक्सीजन क्या बनाएगा? O2, जबकि बाकी सभी सल्फर S6, S8, Se8, ओके, ये तो रेडियो एक्टिव है। और टेलोरियम भी कॉम्प्लेक्स में बनाएगा तो Te6, Te8 इस तरीके के। तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा S8 रोम्बिक सल्फर, है ना। लेकिन O कैसा है? डायटोमिक। और रीजन सेम वही है। ये एलिमेंट पी पाई बनाने की टेंडेंसी रखेगा। सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, साइज छोटा है तो पी पाई बनाने की टेंडेंसी इसकी स्ट्रांग है। यहाँ पर 3p पाई बनाने की टेंडेंसी कोई इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। जब 3 में नहीं है तो 4 और 5 में तो कोई मतलब ही नहीं है। तो रीजन आप वही लिख लेंगे। रीजन में सेम रीजन रहेगा। ऑक्सीजन कैन फॉर्म 2p पाई बॉन्डिंग, ओके। इसी वजह से ये डबल बॉन्ड बनाता है, O डबल बॉन्ड O। और अगर आपको याद हो तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 भी 2 होता है। और बॉन्ड ऑर्डर 2 का मतलब डबल बॉन्ड ही बनाना होता है, ओके। और अगर डबल बॉन्ड बना रहा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम और बॉन्ड एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी बाकी के रिस्पेक्ट में, ओके। तो नेक्स्ट आते हैं अगली प्रॉपर्टी पे, 6th नंबर। अब आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने आपको रीजनिंग डिटेल में नाइट्रोजन फैमिली में पढ़ा रखा है तो ये थोड़ा जल्दी चलने लगेगा। आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि जितना टाइम नाइट्रोजन फैमिली में लगा था उतना टाइम ऑक्सीजन फैमिली में नहीं लगा, ओके। तो नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं हम लोग। तो डेंसिटी का भी सेम रीजन है। डेंसिटी मैंने बताया था आपको 99% केसेस में नीचे जाने पर इंक्रीज ही करती है और ऑक्सीजन फैमिली में भी इंक्रीज ही करेगी। और सेम रीजन है कि एटॉमिक मास डोमिनेट ओवर एटॉमिक वॉल्यूम। तो वो रीजन आप लिख भी लीजिएगा और मैं ऑर्डर बना देता हूं। तो ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलोरियम है। और इन सब में अगर मैं बात करूं, इवन आप पोलोनियम भी ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो नीचे जाने पर डाउन द ग्रुप क्या होगा? डेंसिटी इंक्रीज होगी। यहाँ पर रीजन आप मेंशन कर दीजिएगा, एटॉमिक मास डोमिनेट ओवर एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक मास, ओके। तो ये हो गया नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डेंसिटी, ओके। 7th नंबर पे आते हैं, एमपीवीपी। तो यहाँ पर देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सेम है, एक ही जैसा है, जबकि नाइट्रोजन फैमिली में अलग अलग दिखा था अपने को, याद है आपको। तो एमपीवीपी आप एनसीईआरटी में फिर से वो टेबल निकाल लीजिए और डेटा कंपेयर करना चालू कीजिए ना। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, डाउन द ग्रुप अगर हम देखेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अब की बार क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ऑक्सीजन, देन सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेलोरियम और पोलोनियम में क्या होगा? टेलोरियम और पोलोनियम में थोड़ा सा चेंज है। तो अब की बार टेलोरियम और पोलोनियम में अगर आप देखोगे तो टेलोरियम का ज्यादा आएगा मेल्टिंग पॉइंट पोलोनियम से। तो पोलोनियम का PO shows lesser MP and BP than tellurium, ओके। ये पॉइंट लिखना है और इसका रीजन सेम वही है, इनर्ट पेयर इफेक्ट होने की वजह से इसने अपने s इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड नहीं बनाए। अब की बार इनर्ट पेयर इफेक्ट लास्ट वाले एलिमेंट में लग रहा है, यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में भी देखने को मिलता है। तो इस एलिमेंट में लग रहा है तो ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम बनाएगा, बॉन्डिंग कम शो करेगा, तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? वीक। और वंडर वॉल फोर्सेस भी इसमें इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। तो सेम ऑर्डर यहाँ पर भी है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और टेलोरियम से ज्यादा होगा, टेलोरियम का ज्यादा होगा पोलोनियम से। तो एमपीवीपी ज्यादा होगा। अब नीचे आप रीजन लिख लेंगे, हेडिंग डाल देंगे इसी के आगे रीजन। तो रीजन में लिख लेंगे दिस इज बिकॉज ऑफ, इस बात का रीजन बता रहा हूं मैं, पोलोनियम shows lesser MPVP than tellurium, this is because of inert pair effect। तो रीजन में लिख लेंगे जल्दी से, due to inert pair effect, ओके। तो ये कंप्लीट हुआ अपना MPV। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, 8th नंबर। तो नॉन मेटल्स हैं तो कोवेलेंट रेडियस ही देंगे। अगर कोई मेटल होता तो मेटालिक रेडियस शो करता, ओके। नोबल गैसेस क्या करते हैं? वंडर वॉल रेडियस शो करते हैं। आयन के फॉर्म में आयनिक रेडियस मिलेगी। तो पहले मैं बात कर लेता हूं एटॉमिक रेडियस की। तो एटॉमिक रेडियस, तो एटॉमिक रेडियस में अगर मैं देखूं तो डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगा? साइज इंक्रीज हो रहा है, और अगर साइज इंक्रीज हो रहा होगा तो नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज। तो ऑक्सीजन
सेलेनियम, देन टेलुरियम, देन पोलोनियम। ओके, हालांकि हमें पोलोनियम पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं है, सिर्फ आप ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम इतना ही ध्यान रखें। अगर आप देखना चाहें तो बुक से डेटा देख सकते हैं और पोलोनियम को उसी के अकॉर्डिंग आप अरेंज कर सकते हैं। तो एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर तो ये है। अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप सभी वो डेटा कंपेयर करिए। तो ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, इसके बाद थर्ड पीरियड का सल्फर और फोर्थ पीरियड का सेलेनियम। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर साइज का डिफरेंस, ऑर्डर तो सही है लेकिन एटॉमिक रेडियस का डिफरेंस जो होगा वो बहुत कम होगा। तो यहां पर लिख लेंगे साइज डिफरेंस इज लेसर। और वो क्यों होता है तो उसका रीजन लिख लेंगे ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, आप लोगों ने पुअर शील्डिंग इफेक्ट का नाम सुना ही होगा। जब ये सल्फर थर्ड पीरियड के बाद आप सेलेनियम पे जाएंगे तो यहां पर आपको डी की पहली सीरीज से होते हुए जाना होगा, यानी कि डी के इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिसिपेट करने लगेंगे तो जेड इफेक्टिव थोड़ा बढ़ जाएगा और शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव के बढ़ने से शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, वीक। ये सारी प्रॉपर्टीज को डिटेल में समझने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ना पड़ेगा। तो आप पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज करना चालू कर दो। मैंने स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूं, अगर अभी भी नहीं पढ़ा है तो पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज करो अच्छे से। ओके, तो शील्डिंग इफेक्ट वीक हो जाने की वजह से, उसी डी ब्लॉक की वजह से जब शील्डिंग इफेक्ट आता है, डी ब्लॉक की वजह से जब शील्डिंग वीक होती है तो उसे बोलते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। और जब एफ ब्लॉक के एलिमेंट लेंथेनाइड्स की वजह से जब शील्डिंग पुअर होती है तो उसे बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज सेलेनियम का इतना ज्यादा नहीं बढ़ा जितना ज्यादा बढ़ना चाहिए था। ओके, इसको नोट कर लेंगे। आयनिक रेडियस में हमारा ऑर्डर क्या रहेगा, तो सेम ऑर्डर रहेगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। यहाँ पर भी साइज डिफरेंस लेस होगा, सेम रीजन, साइज डिफरेंस लेस। ओके, रीजन सेम है। तो ये था हमारा एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। आप देख सकते हो बिना कोई डेटा के हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन डेटा देखना जरूरी। देखने से क्या होगा, आपको ऑर्डर समझ में आने लगेगा। कहीं पर डिफरेंस बहुत ही कम आ रहा है, कहीं पर डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है, तो ये सारी बातें आपको समझ में आने लगेगी। ओके, तो एटॉमिक रेडियस ये था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देख लेते हैं। तो हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। अगर उसको भी लेना चाहे मेटल है तो सबसे कम ही आएगी, ऑब्वियस सी बात है। और ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा आएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन के बाद तो सबसे ज्यादा यही होता है, इवन 3.5 होता है, इसकी वैल्यू तो आपको याद रखना चाहिए। फ्लोरीन की 4, ऑक्सीजन की 3.5 और नाइट्रोजन की अप्रोक्सीमेटली 3, है ना। तो ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम की अप्रोक्सीमेटली सेम होती है। अगर आप राउंड ऑफ करके देखेंगे डेटा में वैल्यू जो दी होगी वो डेसिमल के प्लेसेस में थोड़ा सा चेंज आ रहा होगा। तो सल्फर और सेलेनियम अप्रोक्सीमेटली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हां, ये जरूर बोलेंगे कि सल्फर का स्लाइटली सा ग्रेटर होगा। अगर इनमें भी अगर पूछा जाए कि इन दोनों में से किसका ज्यादा होगा। इसके बाद फिर वही टेलुरियम और सबसे लास्ट में पोलोनियम। तो क्योंकि ये नॉन मेटल है, साइज छोटा है और चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इसकी ज्यादा रहेगी। तो आप रीजन में लिख लेंगे, रीजन बिल्कुल वही कॉमन हो जाएगा। ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी द इलेक्ट्रॉन पुलिंग टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर। द इलेक्ट्रॉन पुलिंग टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर। ओके, 9th नंबर के बाद आते हैं 10th नंबर पे, मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर, हालांकि मेटालिक कैरेक्टर बताने की यहाँ जरूरत ही नहीं, मैंने इंट्रो में ही आपको बता दिया था। ऑक्सीजन और सल्फर कैसे हैं, नॉन मेटल। सेलेनियम और टेलुरियम कैसे हैं, मेटलॉइड। और पोलोनियम कैसा होता है, रेडियो एक्टिव मेटल। तो एक बार फिर से लिख लेंगे यही सब बातें। ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल, सेलेनियम और टेलुरियम मैंने आपको इंट्रो में ही बता दिया था, मेटलॉइड। और पोलोनियम रेडियो एक्टिव मेटल। ओके, तो 10 प्रॉपर्टीज हो गई कंप्लीट। चलिए आगे लिखते हैं। तो नेक्स्ट स्टडी डाल देंगे आयनाइजेशन एनर्जी। चलिए देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी में। आयनाइजेशन एनर्जी शॉर्ट में बोलते हैं आईई। मैंने एनसीईआरटी से डेटा नोट कर लिया है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम की आयनाइजेशन एनर्जी किलो जूल पर मोल में ये होती है। आप लोग भी अगर देख रहे होंगे एनसीईआरटी से तो आपको यही डेटा मिल रहा होगा,
है ना। तो देखिए आयनाइजेशन एनर्जी, मुझे यहाँ पर आपको डिफरेंसेस दिखाने थे, तो यहाँ पर देखिए आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम है। पहले तो एक ऑर्डर देख लेते हैं, तो ऑर्डर रेगुलरली डिक्रीज हो रहा है, यानी डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज। तो ऑक्सीजन, सल्फर, देन सेलेनियम, देन टोल्यूरियम, देन लास्ट में पोलोनियम। तो पोलोनियम वैसे भी हमें पढ़ना नहीं था, बट उसकी वैल्यू दिख रही है तो उसका भी ऑर्डर लिख लिया। तो ये क्या है, ऑर्डर ऑफ आईई, ऑर्डर ऑफ आईई। तो अब रीजनिंग जान लेते हैं। तो डाउन द ग्रुप तो वैसे भी डिक्रीज करता है, क्योंकि नीचे जाने में साइज बढ़ने लगता है, और साइज के बढ़ने की वजह से क्या होने लगता है, साइज के बढ़ने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है ना। तो सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकालने में, उससे कम सल्फर। सेम वही जो पीरियोडिक टेबल में सारे रीजन पढ़ रखे थे। मुझे थोड़ा सा एनालाइज आपको ये कराना था, जैसे ये 1000 और 940 का है, तो देखिए डिफरेंस कम है। तो ये ड्यू टू क्या, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। एक्चुअल में हम लोगों ने साइज में ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और लेंथ रेट कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा, ठीक तो है, बट मोर परफेक्टली यहाँ के लिए है वो आयनाइजेशन एनर्जी। तो वहां लिखा है, लिखे रहने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस इतना कम आया। और दूसरा यहां पर अगर देखें तो ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और साइज कम होने की वजह से फिर क्या होगा कि साइज कम होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी, जैसे कि अगर मैं यहां देखूं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन उतनी ज्यादा डिक्रीज नहीं हुई, क्योंकि साइज कम होने की वजह से क्या हो गया, होल्ड करने की टेंडेंसी, न्यूक्लियस के अपने इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की टेंडेंसी थोड़ी बढ़ गई, तो उतनी कम नहीं आई जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट आते हैं 12th नंबर। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में तो एलिमेंट कौन कौन से अपने पास, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ी होगी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा है और किसकी कम है ये जानना है मुझे। तो वैसे IPEN तो सबका बताया ही मैंने अभी आपको, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में जानना है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनमें से थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट की ज्यादा होगी, यानी कि ऑर्डर क्या होगा, सल्फर सबसे ज्यादा, ये -141 किलो जूल होती है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू किलो जूल पर मोल में मैं बता रहा हूं, तो -141 और इसकी होती है -200। तो आप इन दोनों से ये आइडिया लगा लीजिए कि ये सबसे ज्यादा और ये सबसे कम। और माइनस का मतलब क्या है, एनर्जी रिलीज करना। तो एनर्जी रिलीज करने के लिए तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी और सबसे कम इसकी, तो ऑर्डर क्या बन जाएगा, सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेलुरियम, देन पोलोनियम। इवन पोलोनियम से भी लास्ट में जाता है ऑक्सीजन। तो आपको डेटा वाइज ये वैल्यू कंपेयर कर लेनी है और याद रखनी है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, और ये जो डेटा था -141 और -200, ये होता है डेल्टा HEG, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डेल्टा HEG यहां लिख देता हूं मैं, डेल्टा HEG का डेटा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक प्रॉपर्टी है जिसको मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, तो सबसे ज्यादा सल्फर, यही हम देखेंगे हैलोजन फैमिली में सबसे ज्यादा क्लोरीन, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन जैसे यहां इतना पीछे आ गया, वहां पर फ्लोरीन की हालत इतनी बुरी नहीं होगी, तो वहां पर क्लोरीन के बाद जस्ट फ्लोरीन आ जाएगा ड्यू टू देयर वैल्यू, है ना। और यहां पर क्या हो रहा है, सल्फर सबसे ज्यादा है और ऑक्सीजन सबसे कम है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बाद नेक्स्ट आते हैं 13 नंबर पे। 13 नंबर पे आते हैं कैटेनेशन। कैटेनेशन, तो कैटेनेशन आपने वहां पर भी देखा था, और कैटेनेशन सबसे ज्यादा कौन शो करने वाला है, तो सबसे ज्यादा कैटेनेशन की टेंडेंसी किसकी है, सल्फर की, है ना। सबसे ज्यादा कैटेनेशन कौन शो करेगा, सल्फर। और सल्फर से लेकर पोलोनियम तक ये कैटेनेशन टेंडेंसी क्या होगी, डिक्रीज। और ऑक्सीजन के बारे में अगर मैं बोलूं, वेरी लेस कैटेनेशन टेंडेंसी। तो सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इस तरीके से ऑक्सीजन की कैटेनेशन टेंडेंसी बहुत छोटी होगी, क्योंकि ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 2 है और ऑक्सीजन तो वैसे भी पी पाई बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी रखता है। तो इसका रीजन मैंने आपको बताया भी था, नाइट्रोजन फैमिली में
ड्यू टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी सल्फर सल्फर लिंकेज की क्या होती है, ज्यादा होती है ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले से। तो इस वजह से आयनाइजेशन इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है ऑक्सीजन वाले से, इसीलिए इसकी कैटेनेशन टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। 13 नंबर के बाद नेक्स्ट आते हैं एलोट्रॉपी। एलोट्रॉप्स बनाना नाइट्रोजन फैमिली में बताइएगा। एलोट्रॉपी एक से ज्यादा स्टेबल फॉर्म में रहना। तो सबसे ज्यादा एलोट्रॉपी कौन शो करता है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट नहीं बल्कि थर्ड पीरियड का एलिमेंट, जैसे वहां पर फास्फोरस कर रहा था। तो सबसे ज्यादा एलोट्रॉपी कौन शो करता है, सल्फर। सल्फर सबसे ज्यादा एलोट्रॉपी शो करता है। ओके, देन सल्फर के बाद कौन आता है, सल्फर तो सबसे ज्यादा हो गया, ऑक्सीजन पोलोनियम ये सब बहुत ही कम करते हैं। तो सल्फर के बाद आता है सेलेनियम और उसके बाद फिर टेलुरियम, ऑक्सीजन और पोलोनियम, ये सब अप्रोक्सीमेटली एक ही जैसे एलोट्रॉपी शो करते हैं, नंबर ऑफ एलोट्रॉपी एक ही शो करते हैं। तो ये नंबर ऑफ एलोट्रॉपी था, नंबर ऑफ एलोट्रॉप्स का ऑर्डर था। ओके, सल्फर सबसे ज्यादा एलोट्रॉपी शो करता है, ध्यान रखिएगा। रीजन, तो रीजन में क्या है, फॉर्म तो ऑक्सीजन पाई बॉन्ड बनाने के चांस रखता है, इस वजह से नंबर ऑफ एलोट्रॉप सिर्फ ऑक्सीजन के O2 या फिर O3, ओजोन और O2 दो ही बनते हैं, जबकि सल्फर लिंकेज कई सारे बना लेगा, तो सेल्फ लिंकेज एबिलिटी ज्यादा है। ओके, तो इसी वजह से कैटेनेशन भी ज्यादा था बॉन्ड एनर्जी की वजह से, और यही एलोट्रॉप फॉर्म, स्टेबल फॉर्म भी यही ज्यादा बनाता है। रोम्बिक सल्फर है, मोनोक्लिनिक सल्फर है। ओके, तो रीजन में लिख लीजिएगा, सल्फर शोज मोर नंबर ऑफ स्टेबल फॉर्म्स, मोर नंबर ऑफ स्टेबल फॉर्म्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं 15th नंबर पे। 15th नंबर पे आते हैं कैटेनेशन, एलोट्रॉपी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सब तो अपना कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड फॉर्मेशन। तो कौन कौन से ऑक्साइड बनाते हैं इस फैमिली के एलिमेंट्स, तो एक टेबल बना लेते हैं, टाइप ऑफ ऑक्साइड, और कौन कौन से बनाएंगे, तो ऑक्सीजन को तो लेंगे नहीं, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। मैं पोलोनियम की स्टडी कर ले रहा हूं, चलिए उसके ऑक्साइड भी बता देता हूं आपको। तो ऑक्साइड्स, टाइप ऑफ ऑक्साइड्स में कौन कौन से ऑक्साइड बनेंगे, तो ये 4 टाइप के ऑक्साइड बनते हैं, मोनो ऑक्साइड, डाई ऑक्साइड, ट्राई ऑक्साइड एंड हेप्टा ऑक्साइड। सेलेनियम कभी भी मोनो ऑक्साइड नहीं बनाता, बाकी मोनो ऑक्साइड सभी बना लेंगे। मोस्ट कॉमन ऑक्साइड है डाई ऑक्साइड एंड ट्राई ऑक्साइड। पोलोनियम मैंने बताया पहले, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वजह से उसकी स्टडी करना कोई जरूरी नहीं है। तो देखिए कौन कौन से मोनो ऑक्साइड, तो मोनो ऑक्साइड में सल्फर मोनो ऑक्साइड आएगा, सेलेनियम कभी भी मोनो ऑक्साइड नहीं बनाता, टेलुरियम मोनो ऑक्साइड बनाएगा, पोलोनियम सिर्फ दो ऑक्साइड बनाता है, और वो कौन कौन से, मोनो ऑक्साइड एंड डाई ऑक्साइड। तो POO और दूसरा बन जाएगा POO2, यही दो बनेंगे, बाकी कोई नहीं बनाता। सल्फर SO2 बनाएगा, SeO2 भी बनेगा, PeO2 भी बनेगा। तो देख सकते हैं आप मोस्ट कॉमन ऑक्साइड में आप बोल सकते हैं डाई ऑक्साइड है। ट्राई ऑक्साइड की बात करते हैं तो SO3 बनेगा, SeO3 बनेगा, PeO3 बनेगा, लेकिन पोलोनियम नहीं बनेगा। और हेप्टा ऑक्साइड सिर्फ सल्फर बनाता है और कोई नहीं बनाता है, तो सल्फर बनाएगा सिर्फ हेप्टा ऑक्साइड। ओके, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे साइज बढ़ता जाएगा, तो नंबर ऑफ ऑक्साइड्स बनाने की, इतने बड़े नंबर ऑफ ऑक्साइड्स बनाने की टेंडेंसी सिर्फ सल्फर के पास रहेगी, बाकी सब में साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उनकी टेंडेंसी नहीं रहेगी बनाने की। तो ये जल्दी से ये चार्ट नोट कर लेंगे। और अब मुझे बनाने हैं इनके स्ट्रक्चर्स भी, तो इनमें से कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको हम जरूर बनाएंगे। तो SO2, SO3 और SeO2, ये 3 स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो ये चलिए बनाते हैं। अगर मैं बात करूं SO2 की, सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब आप देखिए केमिकल बॉन्डिंग का फंडा यूज कीजिए और वहां पर आपने हाइब्रिडाइजेशन में स्ट्रक्चर बनाना सीखा होगा। सल्फर की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन को बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, तो 2 बॉन्ड बनाएगा तो 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सल्फर और सल्फर को भी 2 बॉन्ड बनाने हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो अगर ऐसा हुआ तो S डबल बॉन्ड हो तो ऐसे ही बन जाएगा, और ये एक कोऑर्डिनेट के थ्रू आ जाएगा, सल्फर इसको क्या कर देगा, कोऑर्डिनेट कर देगा। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या होने वाला है, और
कोऑर्डिनेट क्यों करे, यहाँ पर तो लोन पेयर है ना इसके पास और इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है, तो ये तो ऑक्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग सही डायग्राम है। बट हाइब्रिडाइजेशन जब हम पढ़ लिए थे तो वहां पर क्या करते थे, अगर वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं तो जरूर पाई बॉन्ड बनाएंगे, तो SO2 का डायग्राम, SO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। और अभी भी सल्फर ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन यूज किए, तो इसका मतलब एक लोन पेयर रह जाएगा और ये कैसा होता है, वी शेप होता है, वी शेप, बेंट शेप आप बोल सकते हो। अब हाइब्रिडाइजेशन तो एक सिग्मा और एक सिग्मा, एक यहाँ पर लोन पेयर यूज करेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसी हो जाएगी, तो sp2 में एक लोन पेयर आने की वजह से कैसा हो जाएगा, तो वी शेप या बेंट शेप। तो ज्योमेट्री में लिख लेंगे प्लेनर ट्राइगोनल। ओके, ये तो था SO2। नेक्स्ट आता है SeO2। तो SeO2 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, सेलेनियम डबल बॉन्ड O, ओके, और ये ऐसे ही बनाते हैं SeO2, फिर से डबल बॉन्ड O और फिर से यहां ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, तो ये SeO2 का स्ट्रक्चर हो जाएगा। दोनों डबल बॉन्ड सेम साइड नहीं रखेंगे क्योंकि थोड़ा रिपल्शन होने के चांस है, तो इस तरीके का फॉर्म ज्यादा बेटर है। ओके, SeO2। अब बात करते हैं SO3 और SO3 के 3 फॉर्म होते हैं, कौन कौन से, अल्फा, बीटा और गामा। तो ये तीनों बनाने हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं, तो अल्फा SO3 क्या हो जाएगा, S डबल बॉन्ड O बनाते जाना है। ओके, अब कोई भी लोन पेयर नहीं है तो ये कैसा हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, प्लेनर ट्राइगोनल हो जाएगा, प्लेनर ट्राइगोनल, और इसकी ज्योमेट्री भी यही रहेगी और शेप भी यही रहेगा। ओके, sp2 प्लेनर ट्राइगोनल। SO3 का स्ट्रक्चर तो ये रहा। सेकंड नंबर पे आते हैं बीटा SO3। ये बीटा SO3 क्या होता है, लीनियर फॉर्म, लीनियर पॉलीमरिक फॉर्म है, तो लीनियर फॉर्म है, लीनियर पॉलीमरिक फॉर्म ऑफ SO3। तो SO3 का जो लीनियर फॉर्म होता है उसको बोलते हैं बीटा SO3। तो S डबल बॉन्ड O और इस तरीके से चलेगा, और फिर ये S और इसी तरीके से और आगे, और ये इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से आपको बनाना है बीटा SO3। ओके, नोट कर लेंगे जल्दी से। तो नेक्स्ट आते हैं थर्ड, गामा SO3। ये ट्राइमर होता है, ट्राइमर फॉर्म ऑफ SO3, और ये साइक्लिक होता है, साइक्लिक प्राइमर फॉर्म ऑफ SO3। ओके, ये लीनियर चेन, यहाँ पर आप लिख लीजिए लीनियर चेन ऑफ SO3। कई बुक्स में इसको डबल बॉन्ड की जगह सिंगल भी दिखाते हैं, मतलब वही है कि एक जैसे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, ऑक्टेट थोड़ी ना कंप्लीट होगा, फिर डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है तो डबल बॉन्ड जरूर बनाएगा, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। गामा SO3 देखते हैं, अगर ट्राइमर है तो SO3 का होल थ्राइस, यानी क्या बन गया, S3O9 का स्ट्रक्चर बनाना है। S3O9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एडवांस लेवल के प्रॉब्लम में आ सकता है। तो गामा SO3 S3O9, चलिए S जैसे बेंजीन बनाते थे वैसे ही बनाइए, अल्टरनेट में लगाते जाइए SOS, बना लिया। इससे आपके इंटीजर क्वेश्चन आ सकते हैं, और देखिए मेंस में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि मेन में भी इंटीजर आता है। किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे बताता हूं मैं आपको। सल्फर और ऑक्सीजन सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, देखिए ऑक्सीजन आपने 3 लगा लिए और लगाने और हैं 6, और सल्फर तो यूज कर लिए, तो बाकी में डबल बॉन्ड लगाते जाइए ऐसे। तो ये हो गया हमारा गामा SO3, ये वाला बीटा SO3, ये वाला और अल्फा, तो अल्फा बीटा गामा तीनों है आपके पास। अब ऐसे क्वेश्चनों में आपसे क्या पूछा जा सकता है, इन द गामा SO3 स्ट्रक्चर, जैसे एडवांस में मान लीजिए इंटीजर प्रॉब्लम देनी है मुझे, तो क्या दे सकता हूं, गामा SO3 में नंबर ऑफ SS लिंकेज कितने हैं, नंबर ऑफ SS लिंकेज है X, नंबर ऑफ SOS लिंकेज कितने हैं Y, और नंबर ऑफ S डबल बॉन्ड O ये लिंकेज कितने हैं Z, फाइंड द वैल्यू ऑफ X + Y - Z। तो ऐसा कुछ बना के इंटीजर दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो यहां तक नोट कर लेंगे। तो ये था हमारा ऑक्साइड फॉर्मेशन, और अब आते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट स्टडी करेंगे हाइड्राइड फॉर्मेशन। तो कौन कौन से हाइड्राइड्स बनेंगे, तो एक तो बनेगा H2O, दूसरा बनेगा H2S, तीसरा बनेगा H2SE, और चौथा बनेगा H2TE, और इतने क्योंकि अपने को कंपेयर करना है H2O, H2S, H2SE, H2TE। प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं, तो वही सभी प्रॉपर्टीज
तो सबसे पहला थर्मल स्टेबिलिटी पे डील करना है, थर्मल स्टेबिलिटी। दूसरा नंबर रहेगा रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा। थर्ड रहेगा एसिडिक कैरेक्टर, वहां बेसिक पढ़ा था, अभी यहाँ एसिडिक नेचर होता है तो एसिडिक पढ़ लेते हैं। बेसिक करना चाहोगे तो उसका रिवर्स कर देना, तो बेसिक दिया जाएगा एसिडिक कैरेक्टर। फोर्थ में पढ़ना है एसिडिक कैरेक्टर के बाद बॉन्ड एंगल। फिफ्थ अपने को पढ़ना है बॉइलिंग पॉइंट, और एक और पढ़ेंगे हम लोग वोलेटिलिटी। चलिए जल्दी से ऑर्डर विद रीजन देखना है अपने को। तो सबसे पहला आता है थर्मल स्टेबिलिटी। सबसे पहले कौन टूटेगा? जिसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी। किसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी? साइज सबसे बड़ा किसका है? H2PE का, तो सबसे पहले वही टूटेगा। इसका मतलब H2O सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल है, देन H2S, देन H2Se, देन H2TE। इसका रीजन लिख लेंगे, तो रीजन आपको सबको मालूम है, तो वही लिखना है। क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो ग्रेटर साइज ऑफ TE, या कह ले कि TEH की बॉन्ड लेंथ ग्रेटर है, TEH की बॉन्ड लेंथ ग्रेटर है, तो हीट करने पर सबसे पहले कौन टूटेगा? ये। और H2O में H और O की बॉन्ड लेंथ स्ट्रांग है, तो बॉन्ड स्ट्रांग है, वैसे भी H बॉन्डिंग बनाएगा, तो वो बॉन्ड स्ट्रांग है, इस वजह से वो सबसे लेट टूटेगा। ओके। रिड्यूसिंग पावर, कौन जल्दी टूटा? TEH। तो जो जल्दी टूटेगा, जो अपना हाइड्रोजन जल्दी रिलीज कर देगा, वो ऑक्सीडाइज हो गया, तो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस। सेम रीजन फिर से वही। तो आ जाते हैं नेक्स्ट रिड्यूसिंग पावर पे। तो रिड्यूसिंग पावर में ऑर्डर क्या हो जाएगा? TE, H2TE, देन इसका जस्ट रिवर्स H2Se, देन H2S, देन H2O। आप डिटेल में रीजन लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। रीजन रिड्यूसिंग पावर, बताइए जल्दी से। रिड्यूसिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। अब आपको लग रहा होगा थोड़ा बहुत कि पूरा नहीं याद करना है। पहली चीज तो इनऑर्गेनिक ही सिर्फ लर्न करने वाला है, और इनऑर्गेनिक में भी SPDF सिर्फ लर्न करने वाला है, और SPDF के अंदर भी सिर्फ रिएक्शन वाला पार्ट रखने वाला है। ये सारी चीजें देखिए प्योरली कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे हैं। अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो आपको सारी चीजें समझ में आने वाली है। ओके। तो रिड्यूसिंग पावर मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। आप डिटेल में पूरा लिख लीजिएगा। सबसे पहले TEH बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन सबसे पहले रिलीज करेगा, TE टेलोरियम सबसे पहले हाइड्रोजन रिलीज करेगा, तो टेलोरियम सबसे पहले ऑक्सीडाइज हुआ तो दूसरे को रिड्यूस करेगा। ओके। तो रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा H2PE की। अब बात करते हैं एसिडिक कैरेक्टर की। तो एसिडिक कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो आप खुद ही देख सकते हो, जो H+ आयन रिलीज करता है वो क्या होता है? एसिडिक। तो कौन सबसे पहले अपना H+ आयन दिया? टेलोरियम। तो टेलोरियम ने दिया तो H2TE। सेम ऑर्डर रहेगा, H2TE, देन H2Se, देन H2S, देन H2O। ऑर्डर यही रहेगा। रीजन में आप लिख लीजिएगा, रीजन आप ये वाला ले सकते हो, रीजन आप ये वाला ले सकते हो। रिड्यूसिंग पावर इसकी अच्छी थी इसलिए अपना H+ आयन दिया, और ये क्यों हुआ? तो थर्मल स्टेबिलिटी इसकी सबसे कम थी इसीलिए सबसे पहले टूटा, सबसे पहले H+ आयन दिया, तो आप दोनों ही लिख सकते हैं। अब बात करते हैं बॉन्ड एंगल की। तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा है और किसका कम है, तो उसके लिए आप देखेंगे H2O। तो H2O कैसा होगा? बेंट शेप, अभी बताया था आपको। H2O बेंट शेप होता है, इसी के जैसा बेंट शेप होता है। तो H2O, H2S, फिर से वही चीज कि H2S कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ओके। H2S, H2Se और H2TE। तो ये वाला जो बॉन्ड एंगल होता है ये होता है 104.5 डिग्री। ओके। 104.5 डिग्री अगर दिखाई ना दे रहा हो क्योंकि छोटी सी जगह बची है, 104.5 डिग्री। ये वाला 92, ये वाला 91 के अप्रोक्सीमेटली, और ये वाला 90 डिग्री के अप्रोक्सीमेटली। तो आप देख सकते हैं बॉन्ड एंगल एक तरीके से आगे जाने पर क्या हो रहा है? डाउन द रूट डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे ज्यादा H2O, देन H2S, देन H2Se, देन H2TE। ओके। तो ये तो हो गया बॉन्ड एंगल। अब बात कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। नाइट्रोजन फैमिली में हम लोगों ने देखा था कि अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा नहीं था, बल्कि BiH
OH3 का बॉइलिंग पॉइंट लास्ट वाला जो एलिमेंट था उसका सबसे ज्यादा था, क्योंकि वहां पर वॉन डेर वाल फोर्स डोमिनेट हो रहा था किसके ऊपर, वीक वॉन डेर वाल फोर्स। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन फैमिली में ही होता है। ऑक्सीजन फैमिली में वाटर में अच्छी खासी H बॉन्डिंग है, तो H बॉन्डिंग ही डोमिनेट होगा और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो वाटर लिख लेंगे आप, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा H2O। देन अब आते हैं, बात करते हैं H2O, H बॉन्डिंग का हो गया और तो किसी में H बॉन्डिंग नहीं है, तो बाकी सब किस पे चलेंगे, वॉन डेर वाल फोर्स, मोलर मास। सबसे ज्यादा मोलर मास इसका होगा H2Te का, तो इसके बाद क्या H2Te, देन H2Se, देन H2S। और वैसे भी H2S कैसा है, गैस। अब बात करते हैं वोलेटिलिटी की। ओके, इसका रीजन आपको लिखना है तो बॉइलिंग पॉइंट वाले का रीजन लिख लेंगे। तो H बॉन्डिंग इन H2O, और बाकी सब में Bp is directly proportional to van der Waals force, molecular weight. Volatility, तो volatility is just inversely proportional to Bp। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, यानी जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर पे जाके बॉयल होगा, वो वोलेटाइल नेचर सबसे कम शो करेगा। तो गैस का वोलेटाइल नेचर सबसे ज्यादा होगा, यानी H2S, फिर H2Se, then H2Te, then H2O, just inversely proportional to Bp. Volatility inversely proportional to Bp. ओके, नोट कर लीजिए। तो ये था हाइड्राइड फॉर्मेशन। और अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हैलाइड फॉर्मेशन। हैलाइड फॉर्मेशन में मैंने ये चार्ट बना रखा है, तो आप भी इसी तरीके से एक चार्ट बना लेंगे। हैलाइड कौन कौन से शो होते हैं, तो मोस्टली डाइहैलाइड, टेट्राहैलाइड और हेक्साहैलाइड्स मिलते हैं अपने को। तो हैलाइड्स, इनके ऑक्साइड्स, ऑक्सीजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं, ये हैलाइड किस तरीके के बनाएंगे, डाइहैलाइड, टेट्राहैलाइड और हेक्साहैलाइड। चलिए डाइहैलाइड में देखते हैं। तो जैसे ऑक्सीजन OF2 बनाता है, ऑक्सीजन OF2 भी बनाता है और O2F2 भी बनाता है, तो O2F2 को मोनोहैलाइड कहेंगे। वो मैंने लिख रखा है यहाँ पॉइंट्स में, तो ये बाद में कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं, इनको नोट करेंगे तो इसी में आएगा। ओके, तो ऑक्सीजन क्या बनाएगा, OF2। और ऑक्सीजन टेट्राहैलाइड या हेक्साहैलाइड नहीं बना सकता, क्योंकि उसके पास इतने वैकेंट डी ऑर्बिटल ही नहीं है, वो अपनी कोवेलेंसी इतनी बढ़ा ही नहीं सकेगा। तो सिर्फ ये डाइहैलाइड बनाता है OF। अब आते हैं नेक्स्ट, सल्फर। सल्फर सभी बना लेगा क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, डाइहैलाइड में SF2, HCl2, SBr2 बनाता है, टेट्राहैलाइड में SF4 बनाता है, HCl4 बनाता है, और हेक्साहैलाइड में SF6 बनाता है। एक बात मैं हेक्साहैलाइड्स की आपको बता दूं, हेक्साहैलाइड्स में क्योंकि हैलाइड्स 6 लगने वाले हैं, इसलिए सिर्फ हेक्साफ्लोराइड ही स्टेबल है। तो हेक्साक्लोराइड, हेक्साब्रोमाइड, हेक्साआयोडाइड ये सब बनेंगे ही नहीं। तो हेक्साहैलाइड में सिर्फ हेक्साफ्लोराइड बनेंगे और यही स्टेबल है, और ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और ये सभी कैसे हैं, स्टेबल हैं। स्टेबल नोट कर लीजिएगा। तो ये हेक्साहैलाइड का तो काम खत्म हो गया। अब अपने को डाइहैलाइड और टेट्राहैलाइड ही पढ़ना रह गया। सल्फर वाला तो मैंने आपको बता दिया। सेलेनियम पे और आते हैं। सेलेनियम में ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, SeCl2 और SeBr2 कभी नहीं बनता, प्रॉपर्टी ही नहीं है सेलेनियम की क्लोराइड और ब्रोमाइड, डाइक्लोराइड और डाइब्रोमाइड बनाने की। डाइफ्लोराइड बन जाएगा सेलेनियम के। टेट्राहैलाइड में SeF4, SeCl4 यहां सब बन जाएगा। टेलुरियम में बात करते हैं तो टेलुरियम में क्या होगा, टेलुरियम में डाइफ्लोराइड, डाइक्लोराइड, डाइब्रोमाइड सभी बनेंगे और फ्लोराइड और क्लोराइड बनेंगे टेट्राहैलाइड्स में। ओके, और हेक्साहैलाइड का तो मैंने बता ही दिया, सिर्फ हेक्साफ्लोराइड ही बनता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। अब ये कुछ फैक्ट्स लिखे हैं, इनको भी नोट कर लेंगे। तो जैसे मैं अगर हैलाइड की स्टेबिलिटी की बात करूं तो हैलाइड में जो सबसे छोटा हैलाइड होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी, क्योंकि उसका साइज छोटा है, और जो हैलाइड का आयन का साइज सबसे बड़ा हो जाएगा वहां पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर सबसे पीछे रह जाएगा। तो अब आते हैं अमंग हेक्साहैलाइड्स। देखिए ये पॉइंट मैंने लिख भी रखा है, अमंग हेक्साहैलाइड्स ओनली हेक्साफ्लोराइड्स आर स्टेबल, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगले पॉइंट पे आते हैं, SF6 एक्सेप्शनली स्टेबल ड्यू टू स्टेरिकली प्रोटेक्टेड बाय फ्लोरीन एटम। SF6 ये जो कंपाउंड है इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल है, और वैसे भी
जितने भी बाकी के तो कोई हेक्सा हैलाइड बन रही है, तो यही 3 बनते हुए हैं और इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो आप वैसे भी समझ सकते हो कि सेलेनियम और टेलोरियम का साइज बड़ा है तो सल्फर का ही छोटा है। और दूसरी बात, हेक्साफ्लोराइड ये जो है, इसमें 6 फ्लोरीन ने सल्फर को क्या कर रखा है, स्टेरिकली हर तरफ से प्रोटेक्ट कर रखा है, तो कोई दूसरा मॉलिक्यूल भी नहीं आकर बॉन्ड बना सकता है, तो इसको स्टेरिकली प्रोटेक्शन मिलता है, जिस वजह से एक्सेप्शनली हाई स्टेबिलिटी है। नेक्स्ट आते हैं, सेलेनियम डज नॉट फॉर्म SeCl2 एंड SeBr2, पॉइंट मैंने आपको ऊपर ही क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं लास्ट मोनोहैलाइड की। तो मोनोहैलाइड्स आर आल्सो एग्जिस्ट इन डायमरिक फॉर्म, तो मोनोहैलाइड भी स्टेबल होंगे और एग्जिस्ट भी होंगे और आल्सो एग्जिस्ट बट इन फॉर्म इन डायमरिक फॉर्म। तो ये डायमरिक फॉर्म में कैसे पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, तो OF के साथ तो O2F2 डायमरिक फॉर्म। यहां देखते हैं H2F2, ये माइनस नहीं है, उसी के आगे का, तो H2F2, H2Cl2, H2Br2, Se2Cl2, Se2Br2। तो इस तरीके के जितने भी मोनोहैलाइड्स हैं ये सब डायमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं और ये डिस्प्रपोर्शनेशन भी करते हैं। जैसे डिस्प्रपोर्शनेशन पे मैंने एक एग्जांपल भी लिख रखा है, तो देखेंगे Se2Cl2 का डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है। वो कैसे, क्योंकि यहाँ पर सेलेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, मोनोहैलाइड है तो +1 आ रहा है, और यहाँ पर कितना आ रहा है, +4 आ रहा है, और यहाँ कितना आ रहा है, 0। तो देखिए वही एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और वही एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन की रिएक्शन शो करते हैं। ओके, तो मोनोहैलाइड डिस्प्रपोर्शनेशन शो करते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ अपना जनरल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ G18 एलिमेंट यानी ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स। अब अपने को पढ़ने हैं कंपाउंड्स। तो ऑक्सीजन में सिर्फ ओजोन पढ़ना है, ऑक्सीजन में सिर्फ ओजोन, क्योंकि वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। O2 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, N2 में 1-2 रिएक्शन थी भी इंपॉर्टेंट, लेकिन O2 में कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप NCERT से भी देख सकते हो। तो अपने को ओजोन पढ़ना है और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ऑक्सीजन फैमिली का पहला कंपाउंड ओजोन, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैं O2 नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि वो बहुत सिंपल सा टॉपिक है और O2 आप NCERT देख सकते हैं, बिल्कुल सब कॉमन सी रिएक्शन है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ओजोन ऑक्सीजन फैमिली के कंपाउंड में, तो अपने को यहां से देखना है। चलिए हेडिंग डाल देंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में पहला आता है फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट कैसी है, गैस। कलर, ओजोन वैसे तो गैसियस स्टेट में है, बट इसको गैसियस स्टेट में भी लाया जा सकता है, लिक्विड में भी लाया जा सकता है और सॉलिड स्टेट में भी लाया जा सकता है। तो गैसियस स्टेट में इसका कलर है पेल ब्लू और लिक्विड स्टेट में इसका कलर होगा डार्क ब्लू और सॉलिड स्टेट में इसका कलर होगा वायलेट ब्लैक। तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। गैसियस स्टेट में पेल ब्लू, लिक्विड स्टेट में डार्क ब्लू और वायलेट ब्लैक आ जाएगा सॉलिड स्टेट में। ऑर्डर, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, ना बहुत ज्यादा बदबू ना कुछ बहुत ज्यादा अच्छी सूदी स्मेल आने वाली है। तो ऑर्डर में लिख लेंगे, ऑर्डर कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। ओके, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। तो सॉल्युबिलिटी, ओजोन गैस स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होता है, बट मोर सॉल्युबल इन टर्पीन ऑयल और ग्लेशियल एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का एनहाइड्रस फॉर्म को बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ओके, स्ट्रक्चर, ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो ओजोन बेंट शेप का होता है। ओजोन कैसा होगा, बेंट शेप। ओके, तो ये बेंट शेप कैसा है देखेंगे। ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड हो गया और इस वाले ऑक्सीजन को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से कोऑर्डिनेट कर दिया। सेकंड पीरियड का एलिमेंट है इसलिए डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, कोऑर्डिनेट ही करेगा। ये बॉन्ड एंगल आता है ओजोन में 117 डिग्री और ये बॉन्ड लेंथ चाहे इधर वाली देखी जाए या इधर देखा जाए, क्योंकि दोनों में ही देखेंगे आप यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहा है। ठीक है, तो कोई कोऑर्डिनेट या कोई डबल नहीं है, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाली पार्ट है। तो 128 पिकोमीटर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर ओजोन में लिख लेंगे, above its concentration 100 ppm, above its concentration 100 ppm, breathing problem may cause, यानी breathing become uncomfortable, resulting headache, headache होने लगेगा। तो अगर ओजोन का कंसंट्रेशन 100 ppm से ऊपर जाता है तो ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आने लगेगी, अनकंफर्टेबल सा फील करेंगे और हेडेक होगा। O3 प्रोटेक्ट अस यूवी रेडिएशन, बिल्कुल ये तो हम सब जानते हैं, 8th क्लास का बच्चे को भी पता है कि यूवी रेडिएशन जो सन से आ रही होती है उससे O3 क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। तो आते हैं अब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे।
तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसका एक ही है, और वो तरीका क्या है, हम ड्राई ऑक्सीजन से पास करेंगे और साइलेंट इलेक्ट्रिक स्पार्क करके O3 बनाएंगे। तो O3 बनाने का क्या तरीका है, वो यही है, तो O2 से O3 बनाएंगे। ओके, तो साइलेंट इलेक्ट्रिक स्पार्क करके O3 बनाते हैं। मैंने साइलेंट इलेक्ट्रिक स्पार्क आपको पीछे भी टॉपिक्स में बताया हुआ है। साइलेंट इलेक्ट्रिक स्पार्क का मतलब अभी यहाँ पर फिर से समझा देता हूँ। इस प्रोसेस का डेल्टा H एंथैल्पी चेंज टोटल कितना होता है, यानी 2 मोल को बनने में डेल्टा H आता है 285.14 किलो जूल। तो अगर मैं पर मोल निकालने की कोशिश करूं डेल्टा H पर मोल, तो एंथैल्पी चेंज पर मोल कितना आ जाएगा, उसका हाफ, यानी 142.7 किलो जूल पर मोल। ओके, तो O3 कैसे बनता है, तो वो मैंने लिख रखा है। O3 इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग अ साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन प्योर एंड ड्राई O2। तो ड्राई O2 को पास करते हैं और साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं, जिससे हमें O3 बन जाता है। अब ये साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब क्या है, जो मैंने आपको पीछे नाइट्रोजन फैमिली में बताया था वही मतलब है। तो साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब क्या है, चलिए देख लेते हैं। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वैसे तो मैंने आपको बता ही रखा है, सराउंडिंग के टेम्परेचर में ज्यादा चेंज ना है, इसलिए हम क्या करते हैं, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं। और अगर हम साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो जिस भी चीज को हम फॉर्मेशन कर रहे हैं, सराउंडिंग में टेम्परेचर बहुत ज्यादा चेंज आने की वजह से उसका डिकम्पोजिशन चालू हो जाएगा। तो वही यहाँ पर भी लिखा गया है, स्पार्कलेस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोड्यूसेस लेस हीट and thus prevent the local rise in temperature। local rise का मतलब सराउंडिंग से है, local rise in temperature, otherwise O3 formed decompose into O2। तो जो भी O3 हमारे फॉर्म हो रही है वो डिकम्पोज होना चालू हो जाएगी, इसीलिए साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का यूज करते हैं O3। अब O3 is formed by, तो O3 कैसे कैसे फॉर्म करते हैं, तरीका तो यही है, O2 से ड्राई ऑक्सीजन से O3 बनाना। लेकिन ये जो एपरेटस यूज करते हैं, जो प्लांट यूज करते हैं, वो 3 टाइप के हैं। तो लैब में बनाने के लिए सीमेंस ओजोनाइजर और ब्रॉडीज ओजोनाइजर का यूज करते हैं। तो सीमेंस ओजोनाइजर एंड ब्रॉडीज ओजोनाइजर। नाउ व्हाट इज एपोजोनाइजर, एक ऐसा एपरेटस जिसमें हम ड्राई ऑक्सीजन पास करते हैं और O3 मिलता है हमें, ऐसे एपरेटस को बोला जाता है ओजोनाइजर। ओके, तो सीमेंस ओजोनाइजर और ब्रॉडीज ओजोनाइजर, इन दोनों से हम लैब मेथड में पा सकते हैं। और अगर हमें लार्ज स्केल में चाहिए ओजोन, तो उसके लिए हमें सीमेंस हाल्स के ओजोनाइजर का यूज करना पड़ेगा। ये सिर्फ नाम ही इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर और जाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी हमारे सिलेबस में भी नहीं है ये चीज कि सीमेंस ओजोनाइजर का प्लांट क्या है, ब्रॉडीज ओजोनाइजर और सीमेंस हाल्स के नाम मैंने आपको एडिशनल में बता दिया ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से पता हो जाए। ओके, तो ये था ओजोन का फॉर्मेशन। अब एक क्वेश्चन आपके लिए लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। पहले तो मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं आपको क्या लिखा हुआ है। Why O2 is present nearby the atmospheric layer while O3 is farther, although molecular weight of O3 is greater than O2। मैं आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझा देता हूं। एटमॉस्फेरिक लेयर में सबसे पहले अपने को क्या मिलता है, O2, और उससे भी ऊपर, जैसे आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में क्लास 8 में, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर, तो सबसे ऊपर की लेयर में अपने को क्या मिलता है, ओजोन। तो यानी कि एटमॉस्फेयर में नीचे की साइड कौन है, ऑक्सीजन गैस, और ऊपर की साइड कौन सी है गैस, ओजोन, है ना। जबकि ओजोन गैस का मोलर मास कितना है, 48, 16 into 3 48, और O2 गैस का मोलर मास कितना है, 32। तो कौन सी गैस भारी है, अगर पर मोल में भी देख लो तो कौन सी गैस भारी है, O3। तो O3 अगर भारी है तो O3 नीचे होना चाहिए, और O2 हल्की है तो O2 ऊपर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, O2 नीचे है और O3 ऊपर की तरफ है। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, तो आपको सोचना है इसके बारे में, जल्दी से सोचिए और बताइए। चलिए मैं बताता हूं आपको। एक्चुअल में O3 कैसा होता है, डायामैग्नेटिक। यहां जहां पर आपने इंट्रोडक्शन लिखा है, यहां पर एक पॉइंट और भी लिख लेंगे, मैग्नेटिक नेचर। तो मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा होता है O3 का, डायामैग्नेटिक। अब आप सबने 11th क्लास में एमो थ्योरी जरूर पढ़ी होगी। तो एमो थ्योरी में O2 मॉलिक्यूल को बताया जाता है पैरामैग्नेटिक। ओके, तो O2 कैसा है, पैरामैग्नेटिक, और O3 कैसा है, डायामैग्नेटिक। तो अर्थ पे
अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको रिपल करता है O3 और O2 क्या करता है, उसको अट्रैक्ट करता है। इसके साथ साथ और भी अगर आप नेट पे देखेंगे तो सपोर्टिव डेटा और भी बहुत सारे हैं, बट इन द होल वन लाइन में कंक्लूजन है, इसको हम बिल्कुल सिंपली तरीके से बता सकते हैं कि O2 पैरामैग्नेटिक है और O3 डायामैग्नेटिक है। इस वजह से O2 जो है एटमॉस्फेरिक लेयर के पास है। अब अपने को अगला टॉपिक पढ़ना है थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। तो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी या फिजिबिलिटी ऑफ ओजोन। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे, नेक्स्ट हेडिंग यूज करेंगे, ये पॉइंट ही है थर्मोडायनामिक फिजिबिलिटी ऑफ ओजोन। चलिए देखते हैं थर्मोडायनामिक फिजिबिलिटी, क्या ओजोन का बनना थर्मोडायनामिकली फिजिबल है या नहीं। तो रिएक्शन लिख लेते हैं, 3O2 gives up 2O3 और इस प्रोसेस में डेल्टा H कैसा है, पॉजिटिव। मुझे वैल्यू से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ इतना जानना है डेल्टा H पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, तो ये रिएक्शन है जिससे ओजोन बन रहा है। क्या यहां पर मेरे लिए डेल्टा Ng निकाल सकते हैं? डेल्टा Ng का मतलब नंबर ऑफ गैसेस ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो डेल्टा Ng आप देखेंगे -1 आ रहा है, यानी कि पहले कितने मोल थे गैस के 3 और बाद में कितने हो गए 2, तो डेल्टा Ng नेगेटिव हो गया। इसका मतलब इसका एंट्रोपी चेंज क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो रैंडमनेस डिक्रीज हो रही है। अब चलते हैं गिब्स एनर्जी चेंज रिलेशन पे, तो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ओके, अब जरा इसको समझते हैं, तो डेल्टा H कैसा है, पॉजिटिव, डेल्टा F क्या हो रहा है, डिक्रीज, नेगेटिव भी हो सकता है, मैंने अभी नेगेटिव हालांकि लिखा नहीं है, लेकिन ये तो है कि पक्का की वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, कम होती जा रही है। टेम्परेचर इसमें बहुत ज्यादा चेंज आप कर नहीं सकते, क्योंकि इसीलिए तो आपने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का यूज किया था। अगर टेम्परेचर बढ़ा देते तो T डेल्टा S की वैल्यू टोटल नेगेटिव ज्यादा आता, तो ये रिजल्ट अगर ज्यादा बनता तो डेल्टा G की वैल्यू कैसी हो जाती, नेगेटिव। लेकिन टेम्परेचर में तो आप बहुत ज्यादा चेंजेस ला नहीं सकते, इसका मतलब टेम्परेचर तो आपको वही रखना पड़ेगा, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के वजह से। इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये डेटा मेरे को छोटा दिख रहा है और ये वैल्यू मेरे को बड़ी दिख रही है। इस हिसाब से क्या हुआ, डेल्टा G की वैल्यू कैसी आने लग गई, पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब नॉट फिजिबल, नॉट फिजिबल, तो ये इतना ज्यादा फिजिबल नहीं है। तो ओजोन का बनना थर्मोडायनेमिकली नॉट फिजिबल है, जबकि ओजोन का टूटना थर्मोडायनामिकली फिजिबल है। अब जरा ये भी देख लेते हैं, तो डीकंपोजिशन ऑफ O3, तो इसको भी जरा समझ लेते हैं। तो अब इसी रिएक्शन को रिवर्स में लिख दीजिए, तो 2O3 gives up 3O2। ओके, अब इसका डेल्टा H कैसा हो जाएगा, तो रिएक्शन रिवर्स कर दिया तो डेल्टा H कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और अब की बार डेल्टा Ng कितना आ जाएगा, +1, यानी कि एंट्रोपी चेंज क्या होने लगेगा, इंक्रीज। अगर एंट्रोपी चेंज इंक्रीज हो गया तो फिर से यही रिलेशन यूज करते हैं, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। देखिए एक तो ये क्वांटिटी कैसी है, नेगेटिव, दूसरा ये टेम्परेचर तो हम अभी भी लो रखेंगे, है ना, टेम्परेचर तो कम ही रखेंगे, लेकिन डेल्टा S अपना क्या होगा, इंक्रीज, यानी ये कैसा होगा, पॉजिटिव, और ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये पूरा डेटा क्या रहेगा, ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, और इससे पहले माइनस साइन लगा हुआ है तो ये नेगेटिव में चला गया, और ये भी नेगेटिव में आ गया, यानी 100% डेल्टा G के नेगेटिव आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, फीजिबल, थर्मोडायनेमिकली फीजिबल। तो ओजोन का बनना उतना फीजिबल नहीं है जितना कि ओजोन का ब्रेक होना फीजिबल है। तो यही था थर्मोडायनामिक फीजिबिलिटी ऑफ ओजोन। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे, डिप्लेशन ऑफ ओजोन। तो क्या होता है डिप्लेशन ऑफ ओजोन, ओजोन की जो लेयर है एटमॉस्फेयर में वो डिप्लेट कर रही है। तो डिप्लेट से आप क्या समझते हो, ओजोन में होल हो रहे हैं, ओजोन की लेयर में होल हो रहे होंगे क्या, होल अगर हो रहे होंगे तो क्या होगा, यूवी रेज डायरेक्ट आ जाएंगी किसी ना किसी एरिया पे, तो फिर डेली न्यूज में आना चाहिए कि आज इतने लोग जल गए, आज इतने लोग मर गए, है ना। तो एक्चुअल में जो लेयर है उसकी थिकनेस कम होती जा रही है,
थिकनेस कम होने की वजह से रिफ्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, तो एब्जॉर्ब ज्यादा हो रहा है यूवी रेडिएशंस, ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो किस वजह से आखिर ओजोन लेयर में डिप्लेशन आता है, ये आपका एनवायरमेंटल से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और जेईई मेन या नीट में आने के प्रॉपर चांसेस हैं। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आ भी चुका है जेईई मेन में, ओके, आप प्रीवियस ईयर देखिएगा तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल भी जाएगा। तो मेन कॉज ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर क्या होगा? अब जैसे ही मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं आपके माइंड में तुरंत आंसर आ गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, लेकिन ये ऑप्शन आप जेईई वाले पेपर में देखिएगा, जेईई मेन के ये ऑप्शन ही नहीं था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, सबको पता है, बट दूसरा कोई बताइए तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अलावा कौन सा है? तो वो है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो आप डिप्लेशन ऑफ ओजोन में पहले लिख लेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC जिसे आप कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CCl2F2 CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन and nitric oxide NO are mainly responsible for the depletion of ozone layer, are mainly responsible for the depletion of ozone layer। चलिए देखते हैं कैसे आखिर ऐसा होता होगा। तो पहला NO के साथ देखते हैं। NO और O3 आपस में रिएक्ट करेंगे और NO विल ऑक्सीडाइज, ये O3 को डिकम्पोज कर देगा, NO चला जाएगा NO2 में और O3 चला जाएगा O2 में। तो इस तरीके से नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, डिप्लेट करता है, और ये ऑप्शन था जेईई मेन के पेपर में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CCl2F2। तो CCl2F2 ओजोन के साथ कैसे प्रॉपर्टी शो करता है, O3 के साथ क्या करता है, तो इसकी एक मैकेनिज्म है। तो इसके कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्री स्टेप्स हैं, वो मैं आपको पहले बता देता हूं। तो सबसे पहले क्या होता है, CCl2F2, CCl2F2 में ब्रेकिंग होगी और ये टूटेगा CClF2 रेडिकल में, और साथ में ये कार्बन पे रेडिकल आएगा और साथ में Cl रेडिकल। यही तो टूटा क्योंकि CCl की बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी और F का साइज छोटा है, तो वो बॉन्ड लेंथ छोटी है, ठीक है, तो ये ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप में आते हैं और सेकंड स्टेप में क्या होगा, Cl फ्री रेडिकल O3 के साथ कंबाइन होकर ClO बनाएगा और साथ में O2। तो देखिए O3 को क्या कर दिया, डिकम्पोज कर दिया, ClO बना दिया, ओके, ClO रेडिकल बना देगा और साथ में O2। अब क्या होने वाला है, ClO तो बन गया, थर्ड स्टेप में आते हैं। तो यहां पर अब क्या होने वाला है, O2 ये बन गया, अब ये ClO रेडिकल फिर से O3 के साथ कंबाइन करेगा और ये Cl रेडिकल में फिर से टूट जाएगा और O इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2O2, ओके, Cl रेडिकल। देखिए सबसे पहले इसने अपना घर तोड़ा और Cl बाहर निकला, उसके बाद इसने क्या किया, O3 को तोड़ा और ClO नाम का रेडिकल बना दिया, और फिर बाद में उसको भी तोड़ दिया और O के साथ जुड़ दिया जाके O, तो O2 बना दिया और उसको तोड़ फोड़ के वापस वैसे ही आ गया Cl रेडिकल में आ गया। तो ClO से O निकल गया, O2 बन गया और Cl रेडिकल में आ गया और वापस आकर अपना घर जोड़ देगा। तो इतना चालाक है। तो Cl रेडिकल CClF2 आपस में फिर से कंबाइन होकर क्या बना देंगे, CCl2F2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इवन गवर्नमेंट ने आज की डेट में बैन भी कर रखा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रिज के कंप्रेसर में, एसी के कंप्रेसर में यूज किए जाते हैं, स्टार रेटिंग उसी के बेसिस पे मिलती है और आज की डेट में टोटली बैन है, तो इसका सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं, ओके। तो ये था क्लोरोफ्लोरोकार्बन और NO की वजह से ओजोन में डिप्लेशन, नोट कर लेंगे इसको। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। चलिए देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन में सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है डिकम्पोजिशन। तो ये तो मैंने आपको अभी अभी बताया है, डिकम्पोजिशन में O3 का डिकम्पोजिशन इजीली हो जाता है। इसमें तो हम लोगों ने थर्मोडायनामिक फिजिबिलिटी भी देखी थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट करते जाएंगे, मैं बोलता जा रहा हूं। देखिए, प्योर O3 डिकम्पोज टू सम एक्सटेंट इवन एट रूम टेम्परेचर। पहला पॉइंट इतना स्टार्ट करेंगे, प्योर O3 डिकम्पोज टू सम एक्सटेंट इवन एट रूम टेम्परेचर।
इट्स रेट ऑफ डिकम्पोजिशन विल इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये हम सब जानते हैं, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो डिकम्पोज होना और फास्ट हो जाएगा, क्योंकि लोकल राइज में टेम्परेचर में राइज आ जाएगा, लोकल राइज टेम्परेचर आएगा। तो अगर लोकल राइज टेम्परेचर आएगा तो इसका मतलब वो क्या होगा, और ज्यादा डिकम्पोजिशन चालू हो जाएगा। इसीलिए तो साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इट कैन बी कैटेलाइज्ड बाय यूजिंग, जो प्रोसेस हो रहा है डिकम्पोजिशन का, इसको कैटेलाइज भी किया जा सकता है बाय यूजिंग MnO2, CuO, प्लैटिनम एक्सेट्रा। ओके, थर्ड पॉइंट पे आते हैं, decomposition of pure O3 occur with an explosive violence while that of ozonized oxygen is comparatively slower। यानी कि अगर O3 का डिकम्पोजिशन हो रहा है और अगर उसमें प्योर O3 का डिकम्पोजिशन हो रहा है तो वो वायलेंटली डिकम्पोज होगा, जबकि अगर ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन है जो कि हमने प्रिपेयर किया है आर्टिफिशियली, उसमें उसके कंपैरेटिवली, प्योर के कंपैरेटिवली कम वायलेंस आएगा डिकम्पोजिशन में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। तो ओजोन हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, क्योंकि ये अपना नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और खुद O2 में टूट जाता है। तो इस तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो मेटल को ऑक्सीडाइज देखते हैं किसमें करता है। जैसे अगर मैंने सिल्वर ले लिया और ओजोन के साथ रिएक्शन करा दी तो सिल्वर का ऑक्साइड बन जाएगा Ag2O। मरकरी ले लिया और ओजोन के साथ रिएक्शन करा दी तो मरकरी का ऑक्साइड बन जाएगा Hg2O। यहाँ पर मरकरी का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 वाला है तो उसको हम बोलेंगे मर्क्यूरस ऑक्साइड, मर्क्यूरस ऑक्साइड। चलिए, एक पॉइंट है टेलिंग ऑफ मरकरी। तो टेलिंग ऑफ मरकरी क्या होता है? एक्चुअल में मरकरी ओजोन के साथ रिएक्ट करके मर्क्यूरस ऑक्साइड बना लेता है Hg2O। अब ये मरकरी का जो ऑक्साइड है, जब इसको मरकरी में डिसॉल्व किया जाए तो मरकरी क्या करेगा, अपना मिनिस्कस लूज कर देगा। मिनिस्कस का मतलब फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी को लूज कर देगा, और फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी को लूज करके जिस भी कंटेनर में हमने डाला है मरकरी ऑक्साइड को मरकरी में, तो वहां पर क्या करेगा, ये मरकरी ग्लास की साइड से स्टिकिंग करना चालू कर देगा, और इसी स्टिकिंग करने पर ये एक टेल टाइप का बनाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं टेलिंग ऑफ मरकरी। तो चलिए एक बार लिख लेते हैं इसको, जो मैंने लिखा हुआ है ये मैं बोल दे रहा हूं ताकि आप अपने लिए भी लिख लें। ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ मरकरी बाय O3, Hg2O is formed when dissolved in mercury, so it loses its meniscus यानी कि fluidity and start sticking to the side of the glass, This is called tailing of mercury. Okay? तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। अब आप देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल हमने बिल्कुल नाइट्रिक एसिड में जैसे पढ़ा था वैसे ही है, बस वहां पर नाइट्रिक एसिड जाता था NO2 में और नेसेंट ऑक्सीजन देता था। तो वहां से यहां पर थोड़ा सा चेंज हुआ कि पहला स्टेप जो कॉमन स्टेप है वो बदल गया। यहां पर कॉमन स्टेप है O3 डिकम्पोज होता है O2 और O में, और यही नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन को CO2 में कन्वर्ट करेगा। CBI पुलिस आपको ट्रिक बताई थी, तो इन सबके ऑक्साइड बन जाएंगे, और ये ऑक्साइड जब वाटर के साथ फिर से कंबाइन करेंगे तो वाटर के साथ रिएक्ट करके ये सब क्या बना देंगे, अपना एसिड, कार्बोनिक एसिड, बोरिक एसिड, आयोडिक एसिड, फास्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये तो प्रॉपर्टी वही हो गई नाइट्रिक एसिड वाली। आप उसी से देख के लिख लेना ये तीन स्टेप कैसे बैलेंस किया था। तो पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप ये था और तीसरा स्टेप ये था, और फिर तीनों को बैलेंस किया था। नेसेंट ऑक्सीजन नहीं आना चाहिए, वो कैंसिल होना चाहिए, और ना ही ये कोई ऑक्साइड आएंगे। सीधा रिएक्टेंट में होगा कार्बन और ओजोन, और प्रोडक्ट में होगा कार्बोनिक एसिड। ओके, चलिए देखते हैं। और वाटर भी रिएक्टेंट में लेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ मेटलॉइड, ये भी बिल्कुल नाइट्रिक एसिड वाली प्रॉपर्टी है। आर्सेनिक और एंटीमनी आपको याद होगा, नाइट्रिक एसिड के साथ मैंने रिएक्शन कराया था, Sb2O5 बना था और AH2O5 बना था। बाद में H3ASO4 और H3SbO4 आर्सेनिक एसिड और एंटीमनी एसिड बना था। ये वही प्रॉपर्टी है, आप वहां से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स पर। कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन कैसे होगा? तो देखिए पहला स्टेप तो कॉमन स्टेप है, O3 जाएगा O2 में और नेसेंट ऑक्सीजन में। अब आपको रिएक्शन नहीं रटनी है, आपको ये याद रखना है कि कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइज होकर किसमें कन्वर्ट होता है। तो वो मैंने यहाँ लिस्ट बना दी है, तो इसको जरा एक बार
O2 सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट में जाएगा सोडियम आर्सेनाइड Na3ASO3, इस कन्वर्ट होगा सोडियम आर्सेनेट में Na3ASO4, FeSO4 जाएगा Fe2SO4 का होल थ्राइस। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फेरस सल्फेट में चला तो जाएगा, लेकिन ये बैलेंस कैसे होगा, एक्स्ट्रा सल्फेट कैसे आएंगे, तो यहां पर आपको अलग से इसमें H2SO4 भी लेना पड़ेगा, तब जाकर ये रिएक्शन बैलेंस होगी। इसके बाद आते हैं Ki, तो Ki इसमें जाएगा KOH और I2 में, तो KOH और I2 में। अब आप देखो अगर नेसेंट ऑक्सीजन मिल भी जाता है तो हाइड्रोजन कहां से आ रहा है, तो यहां पर भी आपको एक्स्ट्रा पे लेना पड़ेगा वाटर। इसी तरीके से K2MnO4 कहां जाएगा, KMnO4, K4FeCN6 किसमें जाएगा, K3FeCN6 में। तो ये लास्ट की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इनको जरा बैलेंस करके भी देख लेते हैं। ओके, तो मैं इधर इरेज कर दे रहा हूं, पहले तो आप यहां का नोट कर लीजिए। तो जैसे PBS वाला देखते हैं, तो O3 O2 और नेसेंट ऑक्सीजन में आया। अब PBS को नेसेंट ऑक्सीजन मिल जाएगा तो क्या बना देगा, PbSO4। ओके, अब इस रिएक्शन को मुझे बैलेंस करना है, तो ऊपर वाला तो बैलेंस है, नीचे वाले में देखिए O कितने लगेंगे, 4, तो O 4 लगेंगे तो पूरे में कितने से मल्टीप्लाई होगा, 4 से। अब आप देख सकते हैं नेसेंट ऑक्सीजन ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो अब क्या लिखेंगे आप, PBS प्लस साथ में 4 मोल O3 गिव्स अप PbSO4 और साथ में 4 O2, और ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो चुकी होगी। एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक। लेड बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है, ऑक्सीजन कितने हैं टोटल 12, तो 8 और 4 है। ओके, अब ऐसे ही एक यहां से उठा लेते हैं जिसमें एडिशनल में भी यूज करना हो रहा है। देखिए यहां पर सिंपल सा है, एक ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन आएगा वो यहां लग जाएगा, Cl2 अलग हो जाएगा, 2 मोल HCl ले लेंगे, NaNO2 एक ही ऑक्सीजन का डिफरेंस है, वो तो बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। तो वो देखते हैं जिसमें कुछ ऐड किया जाता है, जैसे फेरस सल्फेट। तो चलिए फेरस सल्फेट वाली रिएक्शन उठाते हैं। तो फेरस सल्फेट वाली रिएक्शन देखते हैं। तो पहला पार्ट, तो पहला रिएक्शन तो बिल्कुल सेम है, O3 गया O2 और नेसेंट ऑक्सीजन में, और साथ में फेरस सल्फेट अब लेते हैं। तो फेरस सल्फेट के साथ अपने को एसिडिक मीडियम H2SO4 लेना पड़ेगा और साथ में नेसेंट ऑक्सीजन, और ये जाएगा Fe2SO4 का होल थ्राइस। ओके, फेरस जाएगा फेरिक सल्फेट में और साथ में हाइड्रोजन का क्या होगा, वो बनाएगा वाटर। तो चलिए इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले फेरिक सल्फेट को बैलेंस करना है मेरे को। तो फेरिक सल्फेट में 3 दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर भी 3 लगा लेता हूँ, 3H2SO4। Fe2 दिख रहा है तो यहाँ पर भी 2 लगा लेते हैं, लेकिन इस हिसाब से तो बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है। 2SO4 और 1SO4 SO4 होल थ्राइस की बैलेंस हो रहा है। तो देखिए 2FeSO4 प्लस H2SO4 और नेसेंट ऑक्सीजन लिया, तो अपना क्या हो रहा है, फेरस से फेरिक सल्फेट। यहाँ 2 मोल ले लिए मैंने, अब 2 मोल ले लिए तो Fe बैलेंस हो गया, SO4 2 और 1 3, तो 3 आ गए, और ये H2 और ये O मिलके H2O। अब चलिए इस रिएक्शन को मुझे बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए इसको ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। चलिए लिख लेते हैं 2FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस O3 गिव्स अप, ये क्या देगा, तो ये देगा फेरस जाएगा फेरिक सल्फेट में Fe2SO4 का होल थ्राइस, साथ में क्या बनेगा O2 और साथ में क्या आ जाएगा वाटर। देखिए रिएक्शन बैलेंस हो गई। इसी तरीके से चलते हैं हम लोग लास्ट वाली K4FeCN6 भी देख लेते हैं एक बार। तो O3 फिर से वही O2 में गया नेसेंट ऑफ K4FeCN6 प्लस एडिशनल में भी लेना पड़ेगा, तो एडिशनल में क्या लेंगे, वाटर ले लेते हैं और साथ में नेसेंट ऑक्सीजन। इट विल कन्वर्ट इनटू K3FeCN6। अब सोचिए साथ में क्या बनेगा, इसके 2 मोल ले लीजिए, तो K4FeCN6 और यहां पर भी 2 ले लीजिए, तो FeCN6 तो हो गया बैलेंस। यहाँ 8 पोटेशियम है, यहाँ 6 है, 2 K बच गए, 2 K 2 O और 2 H मिलकर क्या बना देंगे, 2 मोल्स ऑफ KOH। ये आपको लर्न रखना चाहिए, तभी आप ये बैलेंस कर पाओगे तुरंत। ओके, अब आप क्या करो, इनको ऐड कर दोगे तो नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगा, और नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल होने के बाद क्या आ जाएगा, 2 मोल K4FeCN6 प्लस O3 प्लस वाटर गिव्स अप 2 मोल K3FeCN6 प्लस 2 KOH, है ना, 2 KOH बन जाएगा, और क्या बन जाएगा साथ में O2। ओके, तो रिएक्शन बैलेंस थी तो नेसेंट ऑक्सीजन कट गया।
ओके, तो ये था ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो ऑक्सीडेशन ऑफ द कंपाउंड्स। चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। तो ब्लीचिंग एक्शन में देखिए क्या है, आप इस तरीके से नोट कर सकते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिक कलरिंग मैटर होगा, उसकी अगर आप ओजोन के साथ रिएक्शन करा देंगे, तो क्योंकि ओजोन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो इसको कलरलेस मैटर में कन्वर्ट कर देगा और साथ में O2। तो O3 जब ऑक्सीडाइज करेगा तो O2 में डिकम्पोज होगा। ठीक है, तो आप ये नोट कर लेंगे, ये ब्लीचिंग एक्शन में आ जाएगा। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी आती है विद परऑक्साइड। ओके, जैसे कि H2O2 अगर ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं, या बेरियम परऑक्साइड BaO2 O3 के साथ रिएक्ट करते हैं, बेरियम परऑक्साइड, तो क्या होगा चलिए देखते हैं। अगर ऐसा है तो यहाँ पर O3 ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और H2O2 दोनों की तरह काम करता है, तो यहाँ पर H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो H2O पहले O3 O2 और O में जाएगा और वो O इसको मिल जाएगा H2O2 को, तो ये क्या करेगा, वाटर और O2 बना देगा। तो अपने को क्या मिलने वाला है, O2 मिलने वाला है O3 से, और H2O2 जब O एक्सेप्ट करेगा तो क्या मिलने वाला है, वाटर और O2। तो इसको हम यहीं पे बैलेंस कर लेंगे। और यहाँ पर क्या होने वाला है, BaO2 बेरियम परऑक्साइड है, तो ये तो O2 ये भी देगा, और ये जब O लेगा तो वो बन जाएगा BaO बेरियम ऑक्साइड और साथ में O2। तो चलिए इसको जल्दी से बैलेंस करते हैं। तो कितने ऑक्सीजन आपको दिख रहे हैं टोटल, तो हाइड्रोजन 2 यहाँ पर भी है, ऑक्सीजन टोटल 5 है। तो ऑक्सीजन टोटल 5 है, तो आप क्या करोगे, 2 यहाँ लगा दोगे। इसी तरीके से इस वाली रिएक्शन को भी बैलेंस करते हैं। तो ये O2 और एक O2 इसमें से आएगा, तो 2O2 और ये BaO2। ओके, तो ये था परऑक्साइड। एक ऑर्गेनिक वाली रिएक्शन भी कर लेते हैं, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस, तो ओजोनोलिसिस अगर आपको याद हो, हाइड्रोकार्बन में क्लास 11 में पढ़ा होगा आपने। यहाँ पर मैं थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल ले लेता हूँ, प्रोपीन। प्रोपीन की रिएक्शन करानी है ओजोन से इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट। चलिए प्रोडक्ट बताइए क्या होगा। प्रोपीन की रिएक्शन ओजोन से करानी है, जिंक डस्ट। जब ऑर्गेनिक आएगा तब डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये बनाएगा ओजोनाइड, जो कि इसमें इंटरमीडिएट बनता है, CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2 ऐसे O टूटा था। इससे पहले का भी एक स्टेप होता है, इसकी पूरी मैकेनिज्म आप पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये बन गया, तो ये हो गया येलो वाली ओजोनाइड। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन होगी। जिंक डस्ट, तो जिंक डस्ट से क्या होगा, जिंक ये वाला ऑक्सीजन ले जाएगा और ये से ब्रेक हो जाएगा। तो जो मेन प्रोडक्ट बनने वाला है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OH, साथ में बनेगा फॉर्मल्डिहाइड और साथ में बनेगा जिंक ऑक्साइड। तो ये हो गया हमारा, नोट कर लेंगे। तो ये कंप्लीट हुआ हम लोगों का ओजोन। यूजेस आपको लिखना है, तो ये आप NCERT से देख के लिख लीजिएगा, यूजेस ऑफ ओजोन। तो ये ओजोन टॉपिक अपना कंप्लीट। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक है सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, हेडिंग डाल देंगे सल्फ्यूरिक एसिड। आप सबको पता है H2SO4 फॉर्मूला होता है, इसको किंग ऑफ केमिकल्स नाम से भी जाना जाता है। H2SO4 को किंग ऑफ केमिकल्स। ओके, इंट्रोडक्शन पे आते हैं। कॉमन नेम इस बार भी लिख लेंगे, तो इसको कॉमन नेम है इसका ऑयल ऑफ विट्रियोल। इसको किंग ऑफ केमिकल नाम से जाना जाता है, इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल नाम से भी जाना जाता है। ऑयल ऑफ विट्रियोल दो तरह के होते हैं, BOV और GOV। ब्राउन ऑयल ऑफ विट्रियोल और ग्रीन ऑयल ऑफ विट्रियोल, दे आर द टू क्वालिटीज फॉर H2SO4। ओके, ये आप अलग से नोट करके लिख भी लेंगे। ऑयल ऑफ विट्रियोल के आगे ही ये दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है BOV ब्राउन ऑयल ऑफ विट्रियोल और एक होता है GOV ग्रीन ऑयल ऑफ विट्रियोल। फिजिकल स्टेट ऑयली लिक्विड होता है। कलर, अगर H2SO4 आपके पास प्योर है तो कलरलेस होगा, अदरवाइज इम्प्योर है तो लाइट ग्रीन भी हो सकता है, लाइट से लाइट ब्राउन भी हो सकता है। ओके, सॉल्युबिलिटी, पानी में घुल तो जाएगा, बिल्कुल घुलेगा, लेकिन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी साथ में, तो लार्ज अमाउंट में हीट भी होगी। तो पानी में H2SO4 डालेंगे और उल्टा तो कभी ना कीजिएगा, H2SO4 में पानी डालेंगे तो क्योंकि H2SO4 एक हैजार्डस केमिकल्स में आता है, तो एक्सप्लोजन टाइप का हो सकता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, तो H2SO4 के मॉलिक्यूल्स के छींटे ऊपर भी आ सकते हैं और हमारे बॉडी पे भी आ सकते हैं। तो हमेशा क्या करते हैं, वाटर में H2SO4 मिलाते हैं, फिर भी इवोल्यूशन ऑफ हीट जरूर रहेगा। H2SO4 और वाटर मिलकर ये कौन
कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर यानी एजियोट्रॉप का फॉर्मेशन भी करते हैं। और इट फ्यूम्स स्ट्रांगली इन एयर, बिल्कुल इसके फ्यूम्स मिलेंगे स्ट्रांगली एयर में। स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर होता है, हम सब जानते हैं H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड में आता है और H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात जानने की जरूरत है, H2SO4 का n फैक्टर 2 होता है, यानी 2 H+ आयन रिलीज कर सकता है। यानी ये, और आयनिक इक्विलिब्रियम में 11th क्लास में मैंने पढ़ाया था कि हर एसिड जो कि डाई बेसिक एसिड होगा वो एक बार में दोनों H+ आयन रिलीज नहीं करता। जैसे नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, H2SO4 टूटेगा किसमें, H+ आयन और SO4 2- में। गलत है, H2SO4 पहले किसमें टूटेगा, H+ आयन और HSO4- में, और फिर वो HSO4- आयन टूटेगा H+ आयन और SO4। तो हर डाई बेसिक एसिड दो अलग अलग स्टेप में ब्रेक होता है, अपना H+ आयन देता है। तो ऐसा ही यहाँ पर भी है, ये भी डाई बेसिक एसिड है। तो देखिए H2SO4 वाटर में पहले H+ आयन देगा और इसका बनेगा Ka1, जो कि Ka1 वैल्यू ग्रेटर देन 10 है। ओके, फिर HSO4-, फिर वाटर में क्या देगा, H+ आयन और बनेगा SO4 2-, और इसका Ka2 वैल्यू आप देख सकते हैं Ka1 से बहुत छोटा है, यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये कॉन्जुगेट बेस बन गया, और ये कॉन्जुगेट बेस वीक हो गया तो वीक कॉन्जुगेट बेस का डिसोसिएशन क्या होगा, कम। यानी H2SO4 का Ka1 is much greater than Ka2. It means H2SO4 mainly dissociate into H+ आयन and HSO4- आयन। फिर हमें ये क्यों सिखाया जाता है कि H2SO4 टूटेगा H+ आयन और SO4- में, वो वेरी डाइल्यूट की बात की जा रही है। जब बहुत ज्यादा आप डाइल्यूशन बढ़ाते जाओगे तो उसी आयनिक इक्विलिब्रियम में क्लास 11th में मैंने आपको पढ़ाया था, डाइल्यूशन बहुत बढ़ाने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ने लगता है। इस वजह से वो H+ आयन दोनों रिलीज करके दिखाया जा सकता है। ओके, तो ये तो था इंट्रोडक्शन। अब आते हैं हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। H2SO4 में सबसे इंपॉर्टेंट एक मेथड और एक ही मेथड हमारे सिलेबस में और वही पढ़ना है, और वो है कांटेक्ट प्रोसेस। और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एनसीईआरटी से भी देख सकते हो। आपको नॉर्मली सब रिएक्शंस लगेंगे, 2 ही 3 रिएक्शन दे रखी होंगी, आप चाहो तो उसको अपने नोट्स में शामिल कर लेना, लेकिन इसका सिर्फ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही पढ़ने लायक है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी में कांटेक्ट प्रोसेस का डायग्राम भी पूरा बनाया हुआ है, वर्किंग इन द प्लांट पूरा बनाया हुआ है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये इंपॉर्टेंट है जेईई मेन और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो चलिए देखते हैं कांटेक्ट प्रोसेस। मजे की बात तो ये है कि कांटेक्ट प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं H2SO4 बनाने के लिए, और कांटेक्ट प्रोसेस से कभी भी H2SO4 नहीं बनता, इसलिए मैंने पहले ही लिख रखा है। एक्चुअली H2SO4 is not prepared by this method। तो क्या बनता है, यहां से बनता है ओलियम। ओलियम यानी कि पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, यानी फ्यूमिंग H2SO4 बनता है। और इस फ्यूमिंग H2SO4 में फ्यूम्स किसके होते हैं, SO3 के। आप H2SO4 प्लस SO3 को यूज करेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा H2H2O7, जिसे बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, केमिकल नेम है, और इसका कॉमन नेम है ओलियम। आते हैं प्रिंसिपल पे। तो प्रिंसिपल क्या है कांटेक्ट प्रोसेस का, तो देखिए कांटेक्ट प्रोसेस का प्रिंसिपल क्या है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सल्फर, जो कि हमें सल्फर बर्नर में मिल जाएगा, तो उस सल्फर को हमें ऑक्सीडाइज करना होता है SO2 में। SO2 में ऑक्सीडाइज होने के बाद वो सल्फर डाइऑक्साइड, और हम एक्सेस में O2 लेते हैं, तो O2 आते हैं कांटेक्ट टावर में, और कांटेक्ट टावर में कैटलिस्ट की मदद से SO2 और O2 मिलकर क्या बनाते हैं, SO3 बनाते हैं। अब ये SO3 और H2SO4 एब्जॉर्प्शन टावर में जाके मिलते हैं, और यहां पर बनता है ओलियम। ओके, तो चलिए देख लेते हैं प्रिंसिपल। बाय कांटेक्ट प्रोसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल सल्फर ऑक्सीडाइज इनटू SO2, then by using catalyst it will further oxidize into SO3, which combine with concentrate H2SO4 to form oleum, और oleum को ही बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। चलिए इस कांटेक्ट प्रोसेस में कौन कौन सी रिएक्शन होने वाली है, तो बेसिकली 3 स्टेप है, 3 स्टेप की रिएक्शन है। तो कौन कौन से वो 3 स्टेप हैं, तो पहला है सल्फर बर्नर। सल्फर बर्नर में क्या होता है, ये देखिए वर्किंग
इन द प्लांट में मैंने सल्फर बर्नर बनाया है, तो सल्फर बर्नर में सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर SO2 बनाते हैं। ओके, तो ये इस वाले की रिएक्शन है। कांटेक्ट टावर, तो कांटेक्ट टावर में क्या होता है, SO2 और O2 मिलकर SO3 बनाते हैं और ये काम होता है कैटलिस्ट की मदद से। और कैटलिस्ट हम यूज करते हैं वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। पहले के टाइम पे हम प्लैटिनम यूज करते थे, लेकिन प्लैटिनम बहुत महंगा होने की वजह से प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। तो इंडस्ट्री में तो यही देखा जाता है, सस्ता और अच्छा, क्योंकि मार्केट में डिमांड ही इसी चीज की है। तो कैटलिस्ट क्या यूज किया जा रहा है, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये प्लैटिनम से सस्ता पड़ता है और प्रोडक्ट यील्ड भी लगभग उतनी ही आती है। एब्जॉर्प्शन टावर, तो नेक्स्ट आते हैं एब्जॉर्प्शन टावर। जो SO3 बन गया कांटेक्ट टावर में, वो SO3 और कंसंट्रेट H2SO4, इसमें हम H2SO4 यूज ही करते हैं इस प्लांट में पहले, लेकिन लेस परसेंटेज का, और उससे बहुत ज्यादा हाई परसेंटेज का हमें H2SO4 ओलियम के फॉर्म में मिल जाता है। तो SO3 और H2SO4 मिलकर क्या बना लेते हैं, ओलियम। चलते हैं वर्किंग इन द प्लांट, बहुत इंटरेस्टिंग है वर्किंग इन द प्लांट, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले लगा होता है सल्फर बर्नर। तो सल्फर बर्नर में सल्फर भरा होता है और वहां पे हम ऑक्सीजन गैस पास करते हैं, तो O2 गैस पास करते हैं और इसके अंदर सल्फर रखा होता है। तो सल्फर और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाता है, SO2। अब ये SO2 गैस, ओके, SO2 गैस और O2 एक्सेस में लेते हैं, O2 एक्सेस में लेते हैं, तो SO2 और O2 गैस पास कर देते हैं डस्ट प्रेसिपिटेटर में। क्योंकि सल्फर बर्नर में बहुत सारा डस्ट भी होगा, तो डस्ट प्रेसिपिटेटर में पास कर देते हैं। डस्ट प्रेसिपिटेटर में ऊपर से स्टीम स्प्रिंकल किया जा रहा होता है, जिस वजह से जो लाइटर पार्टिकल्स हैं डस्ट के, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएं, और इस तरीके से हम SO2 और O2 को आगे पास आउट कर देते हैं, SO2 को और O2 को आगे पास आउट कर देते हैं। अब ये जाता है वॉशिंग टावर में। तो कुछ इंप्योरिटीज हैं जो डस्ट प्रेसिपिटेटर से रिमूव नहीं हुई, तो वो वॉशिंग टावर से रिमूव होंगी, तो वॉश करके रिमूव होंगी। तो वॉशिंग टावर में क्या होता है, ऊपर स्टील के ब्लेड लगे होते हैं और वहां से वाटर स्प्रिंकल किया जा रहा होता है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, यहाँ से वाटर स्प्रिंकल किया जा रहा होता है, ऐसे ही आप बना लेंगे, वाटर स्प्रिंकल किया जा रहा होता है। तो SO2 और O2 से एसोसिएट जितने डस्ट पार्टिकल हैं, जितनी इंप्योरिटीज हैं, जो वॉशेबल इंप्योरिटीज हैं, वो रिमूव हो जाती हैं। और इससे हम आगे बढ़ जाते हैं SO2 और O2 पे। लेकिन अब हमारा एक नुकसान हो गया, हमें SO2 और O2 जो चाहिए था वो ड्राई की जगह अब वेट हो गया, मॉइस्ट SO2 आ गया और O2 आ गया है। तो अब वॉशिंग टावर के बाद चलते हैं इसलिए यहाँ पर ड्राइंग टावर में। तो अब ड्राइंग टावर में क्या होगा, मॉइस्चर को एलिमिनेट किया जाएगा, और मॉइस्चर को एलिमिनेट कराने के लिए किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की जरूरत होती है, और H2SO4 खुद ही एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो हम लेस परसेंटेज का H2SO4 जैसे पहले वाटर स्प्रिंकल कर रहे थे, वैसे ही अब स्प्रिंकल करेंगे H2SO4, और यहाँ फ्लिंट क्वार्ट्ज के स्टोन्स भी होते हैं, ताकि एकदम से वो एसिड उस गैस के ऊपर रिएक्ट ना करे, कांटेक्ट में ना आए। ओके, इसीलिए इतने बड़े-बड़े टावर बनाए जाते हैं इस प्लांट में। जब आप एनसीईआरटी का वो डायग्राम देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर भी होते हैं और यहाँ पर भी होते हैं। तो पोर्स से छनता हुआ फ्लिंट और क्वार्ट्ज के स्टोन्स लगे होते हैं, पोर्स से छनता हुआ वो स्प्रिंकल जो भी मटेरियल है, वाटर है, H2SO4 है, वो नीचे आता है और पोर्स से ही गैस को कांटेक्ट में आता है। ओके, तो यहाँ से मुझे ड्राई SO2 और O2 मिल जाएगा। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ ड्राई SO2 और O2। अब इसको पास करते हैं आर्सेनिक प्यूरिफायर में। इसकी क्या जरूरत पड़ गई, आर्सेनिक प्यूरिफायर इस काम में आता है। स्टार्टिंग से ही जो सल्फर बर्नर में आपने सल्फर भर रखा था, वहां से ही आर्सेनिक की कुछ इंप्योरिटीज उसके साथ एसोसिएट थी, जो कि डस्ट प्रेसिपिटेटर से रिमूव नहीं हुई, वॉशिंग से भी रिमूव नहीं हुई, और ड्राइंग टावर में भी जाकर रिमूव नहीं हुई। तो इसके लिए एक स्पेशल टावर बनाया गया, आर्सेनिक प्यूरिफायर। अब आर्सेनिक प्यूरिफायर में क्या होता है, आर्सेनिक प्यूरिफायर में जिलेटियस फेरिक हाइड्रोक्साइड भरा होता है हाइड्रेटेड फॉर्म में। तो यहाँ पर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है, जो कि आर्सेनिक की इंप्योरिटीज के साथ एसोसिएट करके आर्सेनिक की इंप्योरिटी को रिमूव करता है, और यहाँ से हमें मिल जाता है SO2
ओके, इसको प्री हीटर से पास कराते हैं और फिर प्री हीटर और यहां पर टेस्टिंग बॉक्स भी लिख देंगे, प्री हीटर एंड टेस्टिंग बॉक्स। तो प्री हीटर और टेस्टिंग बॉक्स में क्या होता है, तो अपने को ये SO2 और O2 पहले चेक करना है कि 100% प्योर है या नहीं। इतना बड़ा प्लांट है कांटेक्ट टावर का और हमारा पैसा बहुत सारा वेस्ट हो सकता है अगर हमने टाइम रहते पहले ही नहीं चेक किया कि SO2 और O2 की परसेंटेज प्योरिटी हाई है या नहीं है। तो यहाँ पर हमने एक प्री हीटर और टेस्टिंग बॉक्स लगा रखा है कि क्या हर टाइप की इंप्यूरिटीज रिमूव हो गई SO2 और O2 की या नहीं। अगर ये इंप्यूरिटीज सभी रिमूव हो गई हैं तभी हम ये प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। पहले के टाइम पे कांटेक्ट टावर में कैटेलिस्ट भरा होता था और वो कैटेलिस्ट था प्लैटिनम। अब आप सोच ही सकते हैं प्लैटिनम कितना कॉस्टली है, तो आप यहाँ पर पहले पास नहीं कर देंगे SO2 और O2 ऐसे ही बिना चेक किए हुए उसका परसेंटेज प्योरिटी। तो प्री हीटर और टेस्टिंग बॉक्स में परसेंटेज प्योरिटी ऑफ SO2 एंड O2 चेक करते हैं कि वो प्योर है या नहीं। और कैसे चेक करते हैं, ये टेस्टिंग बॉक्स में एक ऑप्टिकल बीम होती है, SO2 और O2 उससे पास करेगा। जैसे ये ऑप्टिकल बीम है, SO2 या O2 उससे पास करेगा। अगर ये बीम ऑप्टिकल बीम क्लियर हो गई तो इसका मतलब SO2 और O2 कैसी है, प्योर है। और अगर ये ओपेक हो गई इसका मतलब SO2 और O2 में अभी भी इंप्यूरिटीज हैं। और अगर इंप्यूरिटीज हैं तो फर्दर मेरे को ये प्रोसेस पूरा का पूरा फिर से रिपीट करना पड़ेगा। ओके, तो चलते हैं आगे। अगर लेट कर लेते हैं कि SO2 और O2 बिल्कुल प्योर हैं, ऑप्टिकल बीम क्लियर है, तभी इसको आगे पास करेंगे। तो मान लेते हैं कि ये प्योर है और इसको आगे पास करते हैं। अब आते हैं हम कांटेक्ट टावर में। अब कांटेक्ट टावर में क्या होगा, यहाँ पर कैटेलिस्ट प्रेजेंट होगा। तो मैंने जैसा कि बताया आपको पहले के टाइम पे प्लैटिनम होता था और आज की डेट में हमने प्लैटिनम को रिप्लेस कर रखा है किससे, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड से। तो वैनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटेलिस्ट होता है और उसकी प्रेजेंस में SO2 और O2 रिएक्ट करते हैं जिससे बनता है SO3। तो ये SO2 और O2 पास हो गया कांटेक्ट टावर में और यहां से बन गया SO3। अब ये SO3 पास करेंगे हम एब्जॉर्प्शन टावर में और एब्जॉर्प्शन टावर में पहले से ही H2SO4 स्प्रिंकल किया जा रहा होगा स्टील ब्लेड्स के थ्रू, रोटेटिंग ब्लेड्स के थ्रू। और यहां पर भी फ्लिंट और क्वार्ट्ज के स्टोन होंगे तो गैस नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी और H2SO4 स्प्रिंकल होता हुआ ऊपर से नीचे की तरफ आएगा और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों के रिएक्शन से बनेगा H2H2O7 ओलियम। इसके बाद हम इसको एक रिसीवर में रिसीव कर सकते हैं जहां पर H2SO4 प्लस SO3 मिलकर बनाएंगे H2H2O7 ओलियम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो ये था वर्किंग इन द प्लांट और ये था हमारा पूरा कंप्लीट कांटेक्ट प्रोसेस। इसको नोट कर लेंगे, ये फ्लो शीट के फॉर्म में मैंने बना रखा है, ऐसे ही आप भी बना लेंगे। और इस फॉर्म में लर्न कर पाना बड़ा आसान होता है, अपने को एक बार देखते ही और एक बार अगर इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो बार बार रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। एनसीईआरटी का कोई डायग्राम देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, अपने माइंड में ऐसे ही सेट हो जाता है कांटेक्ट टावर में क्या हो रहा होगा, कांटेक्ट प्रोसेस में क्या हो रहा होगा। ओके, तो यहाँ तक नोट कर लेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर में देखेंगे, ये टेबल मैंने बना रखी है पूरी कंप्लीट, इसको भी आपको बनाना है। ओके, तो इसमें 4 कॉलम है टोटल। ऑक्सो एसिड का फॉर्मूला, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है ये वो भी मैं मेंशन कर दे रहा हूं, सल्फर का है, और उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन। ओके, तो सबसे पहला देखेंगे सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO3 और इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 और ये टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर भी इससे पॉसिबल है। ओके, सेकंड नंबर पे आते हैं थायोसल्फ्यूरस एसिड। यहां पर आप ध्यान से देखिए तो मैंने फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग इनको अरेंज कर रखा है, H2H2 O2 O3 O4 O5 O6 इस तरीके से। ओके, तो सेकंड नंबर पे है थायोसल्फ्यूरस एसिड। थायोसल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला होता है H2H2O2, इसमें एक सल्फर का
ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा -2 और एक का आएगा +4। और अगर आप इसका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज कितना बन जाएगा -2 + 4/2। ओके, तो कितना बन गया 1 एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर सल्फर सल्फर के बीच में जो डबल बॉन्ड आएगा वो p pi d pi लिंकेज होगा। ओके, ये नोट कर लेंगे, सल्फर सल्फर के बीच में p pi d pi लिंकेज आएगा। डबल बॉन्ड होने से ही p pi d pi होगा क्योंकि pi बॉन्ड बन रहा है। यहां पर देखते हैं अगला थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर में है थायोसल्फ्यूरिक एसिड। थायोसल्फ्यूरिक एसिड में एक ऑक्सीजन और बढ़ा दीजिए तो बन गया H2H2O3 -2, +6 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। यहां पर हाइपो जैसा ही है Na2H2O3 उससे जैसा स्ट्रक्चर बनेगा और यहां पर सल्फर सल्फर के बीच में p pi d pi लिंकेज सेम वैसा ही आएगा। ओके, तो एक ऑक्सीजन और अगर बढ़ा दे तो क्या बन जाएगा डाइथायोनस एसिड। तो फोर्थ नंबर है डाइथायोनस एसिड H2H2O4 और यहां पर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा और यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितना आ रहा होगा +3, +3। ये अनस्टेबल होता है और इसको हाइपोसल्फ्यूरस एसिड भी कहते हैं। डाइथायोनस एसिड को हाइपोसल्फ्यूरस एसिड भी बोला जाता है। एक ऑक्सीजन और बढ़ा देते हैं तो फार्मूला हो गया H2H2O5। अब ये क्या बन गया पायरोसल्फ्यूरस एसिड। पायरोसल्फ्यूरस एसिड यानी कि H2H2O5 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +3, +5 और अगर इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 4। एक ऑक्सीजन और बढ़ा देते हैं तो बन गया H2H2O6 O6। तो ये हो गया डाइथायोनिक एसिड। डाइथायोनिक एसिड अगेन सिमेट्रिकल जैसा स्ट्रक्चर बनेगा और +5 सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। और अब की बार सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर वाले में जब हम देखेंगे तो अपने को p pi d pi लिंकेज मिलेगा सल्फर सल्फर के बीच में p pi d pi लिंकेज। ओके, नेक्स्ट आते हैं पायरोसल्फ्यूरस एसिड। एक और बढ़ा दिया तो O7 हो गया। अभी तो हमने ये पढ़ा ही था ओलियम। तो पायरोसल्फ्यूरस एसिड यानी H2H2O7 +6 आएगा। इट इज फ्यूमिंग H2SO4 और फ्यूम्स किसके होते हैं SO3 के, सल्फर ट्राइऑक्साइड के और इसका कॉमन नेम एक ओलियम भी है। ओके, नेक्स्ट आते हैं एक और ऑक्सीजन बढ़ा देते हैं तो बन जाएगा H2H2O8। H2H2O8 को बोलते हैं परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ये केमिकल नेम है और इसका कॉमन नेम है मार्शल्स एसिड। इसको मार्शल एसिड भी बोला जाता है। ओके, नोट कर लेंगे। इसके बाद H2H2O8 तक तो हो गया। इसके बाद ये लिख लिया मैंने सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि हम सब जानते हैं अच्छे से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में 2 पाई बॉन्ड आते हैं और वो 2 पाई बॉन्ड कैसे होते हैं p pi d pi लिंकेज। नेक्स्ट एक और ऑक्सीजन इसमें बढ़ा देते तो बन जाएगा H2SO5। H2SO5 यानी कि परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ये था परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड और ये है परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। इसमें भी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है +6 और यहां पर इसमें परऑक्सी लिंकेज होता है और इसका कॉमन नेम है कैरोस एसिड। कैरोस एसिड, इसी को कैरोस एसिड भी बोलते हैं। लास्ट है पॉलीथायोनिक एसिड। पॉलीथायोनिक एसिड का मतलब कि सल्फर की चेन बन जाना और सल्फर सल्फर लिंकेज बीच में बनना रहेगा। तो मिडिल में सल्फर है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि उसके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ सल्फर सल्फर ही होगा और बिल्कुल राइट एंड पे और लेफ्ट एंड पे सिमेट्रिकल जैसा स्ट्रक्चर होगा जो कि S डबल बॉन्ड हो और OH के थ्रू जुड़ा होगा। ओके, तो ये है पूरी टेबल। इसको पहले आप नोट कर लेंगे और अब हम एक एक करके इनके स्ट्रक्चर्स बनाना चालू करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे स्ट्रक्चर्स। ओके, तो सबसे पहला मैं ले रहा हूं तो H2SO3 यानी सल्फ्यूरस एसिड। H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। फिर हम इसी तरीके से बना लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरस एसिड सल्फ्यूरिक एसिड। तो पहले हम कौन से बनाने जा रहे हैं सल्फ्यूरस एसिड और ये रहा सल्फ्यूरिक एसिड और फिर ये बना देंगे उसी के साथ जुड़ा परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। तो थर्ड नंबर पे आ जाएंगे H2SO5। ओके, तो बनाना आसान रहेगा इसीलिए मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं H2SO3 H2SO4 H2SO5। चलिए देखिए सेंट्रल एटम कौन है सल्फर, तो सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ओके, ये सब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करते हैं। तो टेट्राहेड्रल जैसी ज्योमेट्री बना लेंगे पहले। तो कितने हाइड्रोजन है 2, तो 2 हाइड्रोजन के हिसाब से
मुझे यहाँ पर क्या लगा देना चाहिए, OH, और यहाँ पर भी लगा देना चाहिए OH। ओके, तो ये आ गया और यहाँ पर एक लोन पेयर रहेगा और ये डबल बॉन्ड हो, तो लोन पेयर को मैंने यहाँ बना दिया। तो सल्फर की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, तो 4 तो बॉन्ड चले गए, एक लोन पेयर, तो ये हो गया H2SO3। H2SO4 में क्या करेंगे, यही डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा देंगे। तो देखिए कितना आसान हो गया समझना, ये रहा। ओके, H2SO5 में क्या करेंगे, मुझे पता है परऑक्सी लिंकेज आएगा, तो परऑक्सी लिंकेज अगर आएगा तो क्या करना है, H डबल बॉन्ड हो, OOH, यहाँ एक तरफ OH और यहाँ डबल बॉन्ड हो, तो यही है वो परऑक्सी लिंकेज। ओके, और एक बात और याद रखिएगा परऑक्सी लिंकेज को लेकर, ये एडवांस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो परऑक्सी लिंकेज वही होता है जहां O सिंगल बॉन्ड O हो, सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ ऑक्सीजन एटम पे -1 चार्ज भी आना चाहिए। तो जब कभी O सिंगल बॉन्ड O और इन दोनों पे -1 चार्ज आएगा तभी बोला जाएगा परऑक्सी लिंकेज। अगर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा तो उसको कभी भी परऑक्सी लिंकेज नहीं बोलेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट, 4th नंबर। तो H2SO3, H2SO4, H2SO5 ये तो कंप्लीट हो गए। अब जिसमें दो सल्फर एटम है वहां से उठाते हैं सीरीज, तो यहां से उठाता हूं थायोसल्फ्यूरस एसिड, थायोसल्फ्यूरस एसिड यानी H2H2O2। ओके, तो अब यहां से स्टार्ट करते हैं। तो H2H2O2, H2H2O3, H2H2O4, चलिए देखते हैं। सल्फर, अब की बार क्या होगा, जब ऑक्सीजन कम होंगे तो आप सल्फर अलग अलग नहीं लगा पाओगे। ये सब होता है जब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आपके पास ज्यादा हो, ताकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना पाए। तो टेट्राहेड्रल तो बनना ही है, तो अगर टेट्राहेड्रल बनना है तो देखिए S डबल बॉन्ड S बनाइए। ओके, और यहाँ पर S डबल बॉन्ड S हो गया, तो 2 सल्फर तो आपके हो गए कंप्लीट। अब बचे आपके पास 2 H, तो ये OH और ये OH, और ये एज अ लोन पेयर यूज करेंगे। तो इसको चाहे आप नीचे बना लीजिए या ऊपर बना लीजिए। अगर मैं नीचे ही बना दूं तो इसको हटा देता हूं और यहाँ इसको लोन पेयर दिखा देता हूं। तो ये हो गया H2H2O3। अब आप देख सकते हैं इस वाले एक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, -2, तो यहाँ +2 और +4, ये कहाँ गया स्ट्रक्चर, -2, +4, यहाँ से टूटने से 4 आ जाएगा। ओके, तो 4th हो गया। इसके बाद आता है 5th वाले पे H2H2O3। तो एक ऑक्सीजन और लगाना है तो यहीं पे डबल बॉन्ड लगा देंगे। ये बिल्कुल सेटअप है। तो आप अगर नंबर्स के थ्रू एक एक ऑक्सीजन बढ़ा कर अगर समझते जाएंगे तो बहुत ही आसान रहेगा। नाम थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा, इसमें थायो क्यों आता है, पायरो क्यों आता है, परऑक्सो क्यों आता है, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। नाइट्रोजन फैमिली में वही कंसेप्ट यूज करेंगे। तो H2H2O3, तो H2H2O3 में S डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी OH और यहाँ पर भी OH। अब आप देख सकते हैं H2H2O3। अब आते हैं H2H2O4 में। तो H2H2O4 में अपने को क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। यहां से स्टार्ट होगा SS लिंकेज। ओके, तो S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, और एक तरफ इधर OH, और इसी तरह से यहाँ पर भी एक तरफ OH। तो कितना हो गया, H2 हो गया, H2 हो गया और O4 हो गया। देख सकते हैं आप H2H2O4। ओके, और बाकी ये लोन पेयर की तरह काम करेगा एक यहाँ पर, तो इसको ऐसे बनाना है। फिर अब आ जाते हैं H2H2O5, 6 नंबर है। 7th नंबर पे आते हैं H2H2O5। अब देखिए इसी से ही बढ़ते जाएंगे। H2H2O5 यानी सल्फर, और फिर से ये भी सल्फर, सल्फर सल्फर लिंकेज है, और साथ में यहाँ पर डबल बॉन्ड हो और इधर भी डबल बॉन्ड हो, इधर एंड में OH, इधर भी एंड में OH, ये तो था ही। अब एक और आ गया, क्या करेंगे, डबल बॉन्ड हो दिखा देंगे और इधर लोन पेयर ही रहेगा, जबकि यहाँ पर दोनों के पास लोन पेयर था। इन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आ रहा होगा। चलिए देखते हैं H2H2O4 +3 देख लीजिए, है ना। और H2H2O5 तो ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, एक का 3 आएगा उस वाले का और इसका 5 आएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 8th नंबर H2H2O6। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो सल्फर सल्फर लिंकेज हो गया, डबल बॉन्ड O, इस तरफ एंड में OH, इधर भी एंड में OH, इधर भी डबल बॉन्ड O और इधर भी डबल बॉन्ड, समझ गए। तो इस तरह से बनाना है। H2H2O6 बन गया। अब चलते हैं आगे में, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं
और फिर आगे नेक्स्ट बना रहे हैं। यहाँ तक आप नोट कर लेंगे जल्दी से, अगर इधर दिखाई ना दे रहा हो तो मैंने लिख दिया वॉच। ओके, नोट कर लिया आप लोगों ने। अब अपने को बनाना है H2H2O7, H2H2O7। ओके, तो कितने कंप्लीट हो गए अपने? ये सभी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, O5 O6 तक कंप्लीट हो गया। ओके, और ये तो तीन, ये तो पीछे के हो ही गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक कंप्लीट हो गया। तो ये 9th नंबर है, और फिर 10th नंबर पढ़ेंगे हम H2H2O8, H2H2O8। चलिए पहले यहाँ तक बनाते हैं। तो सल्फर और सल्फर के बीच में लिंकेज है, और अब की बार एक ऑक्सीजन और बढ़ाना है, तो सारी चीजें तो हम लोग देख चुके थे। तो अब S और S के बीच में क्या आ जाएगा? एक ऑक्सीजन एटम और आ जाएगा, यानी अब SS लिंकेज नहीं होगा, अब SOS लिंकेज होगा। बाकी बिल्कुल वैसे, पहले ये नहीं था, तो आप असेंडिंग समझ लो या डिसेंडिंग समझ लो, कैसे भी आप H2H2O8 का स्ट्रक्चर बना लो, एक एक ऑक्सीजन कम करते चले जाओ, या आपने H2H2O2 का स्ट्रक्चर समझ लो, एक एक ऑक्सीजन बढ़ाते चले जाओ। ओके, तो ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर H2H2O7, जिसे हम ओलियम कहते हैं। और अब हम आते हैं H2H2O8 पे, तो H2S2O8, तो बिल्कुल ऐसे ही बनाना है आपको। फिर से सल्फर डबल बॉन्ड O, सल्फर डबल बॉन्ड O, एंड में OH, यहां पर भी डबल बॉन्ड O, यहां पर भी डबल बॉन्ड O, और इधर परऑक्सी लिंकेज आ जाएगा ऐसे। तो ये भी टेट्राहेड्रल ही होगा, जिसे हम बोलते हैं मार्शल्स एसिड H2H2O8। तो ये H2H2O7 और H2H2O8 भी हो गया कंप्लीट। अब क्या बचता है? पॉलीथायोनिक एसिड। तो पॉलीथायोनिक एसिड पे आ जाते हैं 11th नंबर H2SXO6। चलिए इसको बनाते हैं। तो H2SXO6 कैसे बनेगा? तो देखेंगे सल्फर और सल्फर इस तरीके से। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 6, तो एक तो OH ऐसा बनेगा, एक OH ऐसा बनेगा, ये तो H2 हो गया। ओके, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O। तो आप देख सकते हैं O6 यूज कर लिया मैंने, और H2 भी यूज कर लिया। और SX का क्या मतलब है? यहाँ पर ये चेन बन जाएगी, जितने भी सल्फर आना चाहेंगे यहाँ पर जुड़ते जाएंगे, और उन सभी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगा, और ये सभी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आएगा और +5 आएगा। तो ये थे ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, और इसी के साथ हमारा ऑक्सीजन फैमिली चैप्टर फिनिश होता है। अभी पी ब्लॉक नहीं फिनिश हुआ, पी ब्लॉक के अंदर ऑक्सीजन फैमिली फिनिश हुआ है। तो अब हम पढ़ेंगे इसके बाद हैलोजन फैमिली, यहाँ तक नोट कर लें। तो आज के लिए इतना ही, आज का ये लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।